डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1851 से 1860 तक। फुलियम डेमन किंग के मरने के बाद वादी में बिखरा हुआ माना पुरसुकून हो गया। ये बिलाखिर मर गया। सैफ अली ने सिक का सांस लिया क्योंकि फुलियम डेमन किंग के मरने के फौरन बाद ब्लैक ड्रैगन गायब हो गया था। अगर ब्लैक ड्रैगन की मदद न होती तो वो फुलियम डेमन किंग को शिकस्त देने के काबिल न होता। बहरहाल, अगरचे फुलियम डेमन किंग कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक मते का मोन्स्टर था। बास के पास न सिर्फ आला ताकत थी बल्कि इसकी एचपी भी बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि अगर फुलियम डेमन किंग की सिर्फ 10% एचपी बाकी रह जाती तब भी इसके पास उसे मारने के लिए काफी वक्त होता। अगरचे फुलियम डेमन किंग को मारने के लिए इसे हर बुनियादी खुसूसियत के मजीद 10 पॉइंट्स की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन जब इसने बास की तरफ से गिराई गई अशा का छोटा सा पहाड़ देखा तो वो इस नुकसान को भूल गया। फुलियम डेमन किंग एक वर्ड बास था। अगरचे इसकी क्वेस्ट की वजह से ये कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी ये एक मते का रैंक का वर्ड बास था, इसीलिए इसका माल गनीमत इंतहाई शानदार था। मजीद ये कि चूंकि फुलियम डेमन किंग को पहली बार मारा गया था, इसलिए ये यकीनी था कि वो 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर गिराएगा। मुस्तकबिल में मारे जाने वाले फुलियम डेमन किंग्स के पास प्रमोशन ऑर्डर गिराने का सिर्फ एक खास इम्कान होगा। यही चीज वो वजह थी जिसके लिए इसने खुद को मुस्तकिल तौर पर कमजोर करने की हद तक फुलियम डेमन किंग को मारने की जिद की थी। फी अलहाल जीरो विंग एक 3 स्टार गिल्ड था और उसे दीगर गिल्ड्स पर नुमायां बरतरी हासिल थी। ताहम जैसे ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने लेवल 50-100 अफराद पर मुश्तमिल हिल मोड टीम डंजन्स पर छापे मारने शुरू किए, उनका 3 स्टार गिल्ड्स बनना महज वक्त की बात थी। दरी असना जीरो विंग के मुकाबले में मुख्तलिफ सुपर पावर्स को 3 स्टार गिल्ड होने से कहीं ज्यादा फायदा हासिल होगा। चाहे वो गिल्ड एम्प्लॉयमेंट सेंटर हो या गिल्ड ट्रेनिंग रूम, इन दोनों सहूलियात की मुकम्मल इफादियत जाहिर करने के लिए गिल्ड्स को एक खास पैमाने तक पहुंचने की जरूरत। दूसरे लफ्जों में, गिल्ड जितना बड़ा होगा वो उन दोनों सहूलियात का इतना ही बेहतर फायदा उठा सकेगा। जीरो विंग के मामले में इसकी मौजूदा तेज रफ्तार तौसी के बावजूद अराकीन की तादाद के लिहाज से ये फर्स्ट रेट गिल्ड्स का मुकाबला करने से भी कोसों दूर था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की कार्रवाइयां 1 दर्जन से जायद रियासतों और सल्तनतों तक फैली हुई थीं। उनके अराकीन की तादाद फितरी तौर पर जीरो विंग के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। एक बार जब ये सुपर पावर्स 3 स्टार गिल्ड्स बन जाएंगी तो उनकी तरक्की की रफ्तार बिलाशुबा आसमान को छूने लगेगी। इस वक्त न सिर्फ ये सुपर पावर्स बड़ी तादाद में इलीट खिलाड़ियों की परवरिश करने के काबिल होंगी, बल्कि उनके गिल्ड्स की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा होगा। अगर जीरो विंग, एक ऐसा गिल्ड जो सिर्फ एक ही रियासत पर हुक्मरानी करता था, तरक्की की रफ्तार के लिहाज से इन सुपर पावर्स को पीछे छोड़ना चाहता था जो 3 स्टार गिल्ड्स बन चुकी थीं, तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका था। एक 4 स्टार गिल्ड में तरक्की पाकर 3 स्टार गिल्ड के बरक्स 4 स्टार गिल्ड की तरफ से पेश करदा फवाइद गिल्ड के हजम के साथ जाहिर नहीं होते थे। इसके बजाय ये फवाइद बारीक तफसीलात में नुमायां थे। 4 स्टार रैंक तक पहुंचने से किसी गिल्ड को कोई इजाफी सहूलियात तामीर करने का इस्तेहकाक नहीं मिलता था। इसके बजाय 4 स्टार रैंक से गिल्ड को जो हासिल होता था वो एडवेंचरर्स एसोसिएशन की तरफ से एक लार्ज स्केल गिल्ड के तौर पर पहचान थी। इस वक्त एडवेंचरर्स एसोसिएशन बराह रास्त गिल्ड को बड़े पैमाने की कोर्ट्स जारी करेगी। ये बड़े पैमाने की कोर्ट्स आसान से लेकर इंतहाई मुश्किल तक होती थी, यहाँ तक कि कौमी सतह की कोर्ट्स भी दस्तयाब थीं। उन कोर्ट्स के इनामात इंतहाई शानदार थे। मजीद बराह उन कोर्ट्स ने खिलाड़ियों को एडवेंचरर्स एसोसिएशन में अपने रैंक्स बढ़ाने के अच्छे मौके भी फराहम किए। बड़े पैमाने की कोर्ट्स हासिल करने के अलावा 4 स्टार गिल्ड्स को गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर मौजूद हर एडवेंचरर्स एसोसिएशन में एक आर्जी आरामगाह मुख्तस की जाएगी। अगरचे ये आरामगाह निस्बतन छोटी थी, लेकिन इसने 4 स्टार गिल्ड्स के अराकीन को बर्रे आजम के हर एनपीसी कस्बे और शहर से कमीशन कोर्ट्स हासिल करने की इजाजत दी, न कि सिर्फ उन कस्बों और शहरों से जहां उनके मुताल्लिका गिल्ड्स की रहाइशगाहें थीं। इस फायदे की वजह से
4 स्टार गिल्ड्स के अराकीन कोर्स करने के लिए पूरे बर्रे आज़म का सफर कर सकते थे और अब महदूद तादाद में कोर्स पर मुकाबले की वजह से इनकी लेवलिंग की रफ्तार और वसाइल के हुसूल में कोई रुकावट नहीं थी। इसका वाहिद नुकसान एडवेंचरर्स एसोसिएशन का खिलाड़ियों के क्वेस्ट इनामात पर टैक्स था, जब वो उन मखसूस आरामगाहों से कबूल की गई कमीशन कोर्स को मुकम्मल करते थे। इसके नतीजे में इन कोर्स से गिल्ड्स की आमदनी कम हो जाती थी। इसके बावजूद ये फायदा गिल्ड्स को पहले से कहीं ज्यादा दौलत पैदा करने में मदद देगा। इसके साथ ही गिल्ड्स मुख्तलिफ एनपीसी रियासतों और सल्तनतों में अपनी मकबूलियत को नुमायां तौर पर बढ़ाने के काबिल भी होंगे, जो कि एक तीर से 2 शिकार करने के मुतरादिफ था। ये 4 स्टार गिल्ड की इम्तियाजी खुसूसियत थी। 4 स्टार रैंक तक पहुंचने के बाद किसी गिल्ड की तरक्की अब उनके जेरे कंट्रोल इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी। यकीनन इस खुसूसियत का नतीजा भी बहुत वाज़ेह था। गिल्ड्स को जिस कदर मुकाबले का सामना करना पड़ता था, इसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा। ताहम जब तक जीरो विंग दूसरों से पहले 4 स्टार गिल्ड बनने में कामयाब रहता, वो दीगर गिल्ड्स पर एक नुमायां बरतरी हासिल कर लेता। इसीलिए सैफ अली ने फुलियम डेमन किंग को मारने पर इसरार किया था। इसके बाद सैफ अली ने फुलियम डेमन किंग के माल गनीमत का जायजा लेना शुरू किया। बिल्कुल उसकी तवक्को के मुताबिक गिराई गई अशिया में वाकई एक 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर मौजूद था। जब तक किसी 3 स्टार गिल्ड के पास 2 लाख गिल्ड पॉपुलैरिटी हो, इसे इस प्रमोशन ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए 4 स्टार गिल्ड में अपग्रेड किया जा सकता था। जैसा कि एक वर्ल्ड बॉस से तवक्को की जाती है, इसका माल गनीमत वाकई शानदार है। सैफ अली अंदर ही अंदर हैरान था जब उसने गिराई गई दीगर अशिया के अदादो शुमार पर नजर डाली। फुलियम डेमन किंग ने कल मिलाकर 100 से जायद अशिया गिराई थी, जिनमें से अक्सरियत नायाब मवाद की थी, बशमूल इंतहाई नायाब 7 लो मनी रेज क्रिस्टल। अगरचे सिर्फ 3 7 लो मनी रेज क्रिस्टल्स गिरे थे, जो कि अक्सर यूनिट्स के बराबर होते हैं, फिर भी उन 7 लो मनी रेज क्रिस्टल्स की कीमत दीगर मवाद के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। बाकी माल गनीमत लेवल 70 से जायद के हथियार और साज और सामान थे। अमली तौर पर इनमें से हर एक हथियार और साज और सामान फाइंगोल्ड रैंक का था, उनमें से सिर्फ एक एपिक रैंक का था। गिराए गए फाइंगोल्ड आलात में से 4 टुकड़े लेवल 70 के फाइंगोल्ड रैंक वाले सन्स ऑफ थंडर फायर सीट के थे। बॉस ने पूरा लेवल 70 फाइंगोल्ड रैंक का स्कार्चिंग विंड सीट भी गिराया था। अगरचे गिराए गए हथियार और साज और सामान बज़ाहिर औसत दर्जे के लग रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर सैफ अली की आंखें जोश से चमक उठीं। इसका ये रद्द अमल इसलिए था क्योंकि सन्स ऑफ थंडर फायर सीट जादुई क्लासेस के लिए टॉप सीट का सामान था। ये वो सीट का सामान था जो सिर्फ लेवल 70 से जायद के मते के रैंक वाले फील्ड बॉसेस गिराते थे। इस सीट में कल 6 टुकड़े थे और यहाँ तक के सुपर पावर्स को भी मुकम्मल सेट इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। जहाँ तक स्कार्चिंग विंड सीट का ताल्लुक है, ये भी इसी तरह टॉप सीट का सामान था, लेकिन जादुई क्लासेस के बजाय प्लेट आर्मर क्लासेस के लिए था। स्कार्चिंग विंड सीट ने न सिर्फ डार्क कोर विजन सीट से ज्यादा फायर रेजिस्टेंस फराहम की, बल्कि इसके 6 टुकड़ों वाले सीट का असर भी इंतहाई हैरत अंगेज था। उसने खिलाड़ियों को वारगार्ड ऑफ फायर में तब्दील होने और एक ऐसी लाइफ रेटिंग हासिल करने की इजाजत दी जो इरका कैसेस का मुकाबला कर सकती थी। अगरचे खिलाड़ियों को बर्फ और पानी की किस्म के हमलों से मामूल से दुगना नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन फिर भी ये बहुत शानदार था। सन्स ऑफ थंडर फायर सीट के 6 टुकड़ों वाले सीट का असर स्कार्चिंग विंड सीट जैसा ही था, जो उसके इस्तेमाल कुनिंदा को थंडर फायर मैसेंजर में तब्दील होने की इजाजत देता था। इन 2 सीट असरात की वजह से इन दोनों सीट्स की जानिब से फराहम करदा मामूली बुनियादी खुसूसियात के बावजूद उन्हें अवामी सतह पर गेम में दस्तयाब मजबूत तरीन लेवल 70 सीट के सामान के तौर पर तस्लीम किया गया था। यहाँ तक कि लेवल 70 का डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि वो पूरा स्कार्चिंग विंड सीट हासिल करने के काबिल हो जाएगा। जहां तक सन्स ऑफ थंडर फायर सीट का ताल्लुक है, इसे सेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 2 सीट पीसेस की कमी थी। एक बार जब वो गिल्ड के 2 माहिरीन को उन 2 सीट से लैस कर देगा, तो उसके पास 2 आला तरीन माहिरीन होंगे। जहां तक गिराए गए वाहिद एपिक इक्विपमेंट का ताल्लुक है, ये हैंड्स ऑफ फायर नामी कलात आर्मर के दस्तानों का एक जोड़ा था। इन दस्तानों ने न सिर्फ फायर रेजिस्टेंस की एक नुमायां मिकदार फराहम की, बल्कि इसने खिलाड़ियों के स्पेल कंप्लीशन रेट में भी 2% इजाफा किया। इसमें एक स्कल भी थी जो उसके इस्तेमाल कुनिंदा को लॉर्ड रैंक के फायर फैमिलियर को तलब करने की इजाजत देती थी,
जिससे दस्तानों का ये जोड़ा उन जादुई क्लास के खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन बन गया जो करीबी लड़ाई में माहिर नहीं थे। सैफ अली के फुलियम डेमन किंग के माल गनीमत का जायजा लेने के बाद इसने अपने बैग से फिलासफर्स हैंड निकाला और उसका मुआयना किया और उसके एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए अपने दिल में मौजूद जोश को दबाया। चूंकि इसे पहले फुलियम डेमन किंग से निपटना था, इसलिए इसके पास मुकम्मल तौर पर बहाल होने वाले फिलासफर्स हैंड का मुआयना करने का वक्त नहीं था। अब जबकि फुलियम डेमन किंग का खात्मा हो चुका था, तो उसे फितरी तौर पर इस लेजेंडरी शय को बगौर देखना था जो उसकी पिछली जिंदगी में गार्ड्स डोमेन से गायब हो गई थी। चैप्टर 1852 मुकम्मल फिलासफर्स हैंड। जिस लम्हे सैफ अली ने अपने बैग से फिलासफर्स हैंड निकाला, इसे अपने इर्द गिर्द की फिजा भारी होती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे फिजा खुद फिलासफर्स हैंड के अंदर मौजूद खालिस तवानाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब जबकि सैफ अली को फिलासफर्स हैंड को बेहतर तौर पर महसूस करने का मौका मिला था, तो उसे अपने अंदर एक ताकतवर तहरीक उभरती हुई महसूस हुई। उसका जहन पहले से कहीं ज्यादा तेज और मरकूज महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया गायब हो गई हो और वो अपने ख्यालात के साथ तन्हा रह गया हो। तो क्या ये असली फिलासफर्स हैंड है? सैफ अली अपने हाथ में मौजूद गहरे सुर्ख मोती को देखते हुए अपने जोश पर काबू न रख सका। फिलासफर्स हैंड, फिलासफर अरहाट का तैयार करदा एक खास कीमती पत्थर जिसमें नाकाबिले यकीन ताकत मौजूद है जो रूह को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। इजाफी पीसू इफेक्ट फिलासफर्स हैंड रखने वाले की तमाम ज़ेली क्लासेस को आर्जी तौर पर एक रैंक बढ़ा दिया जाएगा। इजाफी एक्टिव स्कल एक फिलासफर्स सिविल अशिया तैयार करते वक्त खिलाड़ियों को 10 घंटे तक रहनुमाई फराहम करती है। कोल डाउन 12 घंटे। इजाफी एक्टिव स्कल 2 सिविल फैंटेसी खिलाड़ियों को 8 घंटे के लिए एक ख्याली दुनिया में दाखिल होने की इजाजत देती है। इस दौरान खिलाड़ी इन मवाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं ताकि बगैर किसी हद के अशिया तैयार कर सकें। कोल डाउन 15 घंटे। अगरचे फिलासफर्स हैंड के पास सिर्फ 3 स्किल्स थी, लेकिन ये स्किल्स हैरत अंगेज थी। सैफ अली के इल्म के मुताबिक सिर्फ एपिक रैंक का इकारसिस हार्ट ही आर्जी तौर पर लाइफ स्टाइल खिलाड़ी को मास्टर रैंक तक बढ़ा सकता था। सैफ अली की राय में इकारसिस हार्ट की ऐसा करने की सलाहियत पहले ही हैरत अंगेज थी, लेकिन फिलासफर्स हैंड के मुकाबले में इकारसिस हार्ट एक सस्ती नकल था। ताहम फिलासफर्स हैंड के मुकाबले में इकारसिस हार्ट को एक सस्ती नकल भी नहीं समझा जा सकता था। ये हकीकत के फिलासफर्स हैंड गैर मशरूत तौर पर किसी खिलाड़ी की ज़ेली क्लास को एक रैंक तक बढ़ा सकता था। इसका मतलब ये था कि ये एक बेसिक मास्टर को इंटरमीडिएट मास्टर में, इंटरमीडिएट मास्टर को एडवांस्ड मास्टर में तब्दील कर सकता था। फिलासफर्स सिविल ने सिस्टम की रहनुमाई भी पेश की जो खिलाड़ियों के लिए अशिया तैयार करते वक्त बहुत मददगार साबित होगी। असल में इस स्कल की मुद्दत 1 घंटे तक महदूद थी। बदकिस्मती से उस वक्त में कुछ भी मुफीद अंजाम देना तकरीबन नामुमकिन था। आखिरकार अशिया तैयार करना एक वक्त तलब अमल था, खास तौर पर पेचीदा अशिया। खिलाड़ी 1 घंटे के अंदर कितनी अशिया बना सकते थे? अब जबकि स्कल की मुद्दत बढ़कर 10 घंटे हो गई थी, खिलाड़ी सिस्टम की रहनुमाई के साथ कहीं ज्यादा पेचीदा अशिया तैयार करने की कोशिश कर सकते थे। आखिर में सिविल फैंटेसी ने खिलाड़ियों को मैन गार्ड सिस्टम के रिसोर्स वेयर हाउस तक रसाई दी। फिलासफर्स हैंड की 2 एक्टिव स्किल्स देखने के बाद सैफ अली बिलाखिर समझ गया कि ये शय इतने ज्यादा लाइफ स्टाइल मास्टर्स पैदा करने के काबिल क्यों थी। ज़ेली क्लास से कत नजर किसी भी लाइफ स्टाइल खिलाड़ी को नई अशिया तैयार करने के लिए मवाद की जरूरत होगी। अगरचे कुछ टूल्स ने खिलाड़ियों को सिमुलेशंस में हिस्सा लेने की इजाजत दी, लेकिन ये सिमुलेशंस मवाद की खुसूसियात की सही मानों में नकल नहीं कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा इन सिमुलेशंस ने खिलाड़ियों को पैदावारी तरीकाकार का एहसास दिलाने की इजाजत दी। एक हकीकी कोशिश के लिए अब भी असली मवाद की जरूरत होगी। दरीं असना मास्टर रैंक तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को बहुत आला रैंक वाली अशिया की जरूरत थी, लिहाजा मवाद की जरूरियात काफी ज्यादा थीं। ताहम आला रैंक का मवाद हासिल करना आसान नहीं था और खिलाड़ियों को उन मवाद की बड़ी मिकदार में जरूरत होगी। मवाद के चंद सीट्स के साथ तजुर्बा करने से बमुश्किल ही कोई नतीजा निकलेगा। हर लाइफ स्टाइल मास्टर वसाइल की एक बहुत बड़ी सरमायाकारी से पैदा होता था। ये बासलाहियत ज़हीन अफराद के लिए भी सच था। बस इतना था कि आम लाइफ स्टाइल मास्टर्स के मुकाबले में ज़हीन अफराद को कम मवाद खर्च करने की जरूरत होगी। ताहम
सिविल फैंटेसी के साथ खिलाड़ी मवाद की कमी की फिक्र किए बगैर अपने दिल की तसल्ली तक तजुर्बा कर सकते थे। फितरी तौर पर यह नई अशिया की तख्लीक को बहुत आसान बना देगा। वापस लौटने के बाद मुझे सर दर्द होने वाला है। सैफ अली ने फिलॉसफर्स हैंड को देखते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट जाहिर की। अगरचे इसने कीमियागिरी का खजाना हासिल कर लिया था, लेकिन अभी भी ये मसला बाकी था कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। फिलॉसफर्स हैंड सिर्फ एक था, फिर भी कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में बेशुमार एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ी उसे इस्तेमाल करने के मुंतजिर थे। इसे फैसला करना होगा कि कौन से खिलाड़ी इस इस्तेहकाक के हकदार हैं। सबसे अहम बात यह है कि उसे मालूमात के लीक होने की फिक्र करनी होगी। मालूमात के लीक होने की वजह से माजी में फिलॉसफर्स हैंड का मालिक किंगडम सौरुड मुख्तलिफ सुपर पावर्स का निशाना बन गया था और बिलाखिर गार्ड्स डोमेन से मुकम्मल तौर पर गायब हो गया था। अगरचे जीरो विंग इस वक्त मुतासिर कुन हद तक ताकतवर था, लेकिन अगर मुताद्दिद सुपर पावर्स ने इसे अपना निशाना बनाने का फैसला किया तो उसे भी इसी तरह के अंजाम का सामना करना पड़ेगा। फिलॉसफर्स हैंड का इस्तेमाल करते वक्त उसे इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत थी। सैफ अली ने फिलॉसफर्स हैंड को महफूज किया और झुलसी हुई वादी से बाहर निकल आया। जब जीरो विंग के अराकीन, जिन्हें वानिया ने जिंदा किया था, ने सैफ अली को बाहर आते देखा तो उन्होंने सिक्का सांस लिया। फुलियम डेमन किंग के गुस्से की वजह से पूरी टीम एक ही लम्हे में फना हो गई थी। उन्होंने बमुश्किल ही अपने गिल्ड लीडर के लिए कुछ वक्त खरीदा था। गिल्ड लीडर, क्विस्ट कैसी रही? आबदा गौल ने परेशानी से पूछा। आला रैंक की कोच न सिर्फ नाकाबिले यकीन हद तक खतरनाक थी, बल्कि वो खिलाड़ियों को कामयाबी के बहुत कम मौके भी देती थी। बहुत सी कोच खिलाड़ियों को सिर्फ एक ही कोशिश देती थी, और चूंकि उनकी मौत इतनी गैर मुतवक्के थी, इसलिए वो जानते थे कि इम्कान है कि ये कोशिश नाकाम हो गई हो। लिहाजा आबदा गौल सोच रही थी कि क्या उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। अगर इस क्विस्ट ने दूसरा मौका पेश न किया तो सैफ अली को सिस्टम के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। आम गिल्ड माहिरीन के लिए सिस्टम के जुर्माने का सामना करना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। बदतरीन सूरत में अगर जुर्माना सख्त हुआ तो वो बस एक नए अकाउंट के साथ दोबारा शुरुआत कर सकते थे। ताहम सैफ अली मुख्तलिफ था। वो जीरो विंग का गिल्ड लीडर था। अगर उसे इतने सख्त जुर्माने का सामना करना पड़ा तो ये गिल्ड की बुनियादों को हिलाकर रख देगा। पुरसुकून हो जाओ, मैंने अपनी क्विस्ट मुकम्मल कर ली है। सैफ अली ने आबदा गाल के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर हंसते हुए कहा, ये तो बहुत शानदार है। मुझे फिक्र थी कि हम क्विस्ट में नाकाम हो गए हैं और आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जबकि क्विस्ट मुकम्मल हो चुकी है तो हमने यहाँ का अपना सफर जाय नहीं किया, आबदा गाल ने सिक्का सांस लेते हुए कहा। फिर उसने सैफ अली की तरफ तजस्सुस से देखा और पूछा, लेकिन गिल्ड लीडर, अब वाकई कमाल है। आप अपनी क्वेस्ट मुकम्मल करने के बाद वाकई फुलियम डेमन किंग से बच निकले। इलाके को देखते हुए वादी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए। अब बास से छुपने में कैसे कामयाब हुए गिल्ड लीडर? उसने जाती तौर पर फुलियम डेमन किंग की खौफनाक ताकत का तजुर्बा किया था। वर्ल्ड बास खौफनाक हद से भी आगे था। ये मौजूदा खिलाड़ियों के लिए बुनियादी तौर पर एक खुदा था। इसके लिए यह तसव्वुर करना बहुत मुश्किल था कि कोई भी खिलाड़ी फुलियम डेमन किंग को शिकस्त दे सकता है, यहां तक कि इसी लेवल तक पहुंचने के बाद भी। वो ये भी नहीं जानती थी कि आया लेवल 100 के खिलाड़ियों की 100 अफराद पर मुश्तमिल टीम को फुलियम डेमन किंग के खिलाफ कोई उम्मीद थी। आबदा गाल का सवाल सुनकर सैफ अली की बाकी टीम तजस्सुस से इसकी तरफ मुड़ी। फुलियम डेमन किंग ने टर्टल डोव को, जो कि एक 2 MT थी और जिसने अपनी बरसरक स्कल को फाल किया था, सिर्फ 3 हमलों में मार डाला था। फिर भी सैफ अली बास से बगैर किसी नुकसान के बच निकला था। ये नाकाबिले यकीन था। छुपना? काश में इससे छप सकता, लेकिन वादी इतनी ही बड़ी है, मैं भला कहां छुपता? सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। है, अगर आप इससे नहीं छुपे तो आप बहिफाजत कैसे बच निकले गिल्ड लीडर? क्या अब के जाते वक्त फुलियम डेमन किंग ने आपको नहीं देखा? सैफ अली के जवाब ने आबदा गाल को मजीद उलझा दिया। जब फुलियम डेमन किंग ने इसे मारा था तो उसने बास की एक झलक देखी थी जब वो वापस वादी में हमला आवर हुआ था, जहां सैफ अली अब भी मौजूद था। यकीनन इसने मुझे देख लिया था, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसके हमले का इंतजार करने के बजाय मैंने पहले हमला करने का फैसला किया। तो फिर गिल्ड लीडर,
अब बाहर कैसे आए? आबदा गाल ने इंतहाई हैरानी से पूछा। क्या आपने इटवर्जर्क्शन टूल इस्तेमाल किया? अगरचे गार्ड्स डोमेन में इटवर्जर्क्शन टूल्स बहुत नायाब और कीमती थे, लेकिन वो कोई नई चीज नहीं थे। आबदा गाल कोई और तरीका नहीं सोच सकती थी जिससे सैफ अली फुलियम डेमन किंग के ताकुब से बच निकला हो। इसे देखो, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने अपने बैग से एक बहुत बड़ी गहरे सुर्ख रंग की क्रिस्टल बॉल निकाली। क्रिस्टल बॉल के अंदर फायर टाइप माना इतना घना था कि इर्द गिर्द का फायर टाइप माना खुद ब खुद इसके गिर्द जमा हो गया। क्या ये एक फुलियम कोर नहीं है? लेकिन कोर में फायर टाइप माना नाकाबिले यकीन हद तक घना है। ये इन फुलियम कवर्स से भी ज्यादा घना है जो हमने ग्रेट लॉर्ड रैंक के फुलियम डेमनस से हासिल किए थे। सैफ अली के हाथों में मौजूद बहुत बड़ी फुलियम कोर को देखकर आबदा गाल को एक इम्कान का एहसास हुआ। उसने शक के साथ पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? गिल्ड लीडर, क्या अपने फुलियम डेमन किंग को मार दिया है? चैप्टर 1853 व्हाइट रिवर सिटी वापसी। सैफ अली के हाथ में फुलियम कोर को देखकर कोला और दीगर खामोश हो गए। उनकी आंखों में बेयकीनी चमक रही थी। गिल्ड लीडर, क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? इन सब ने फुलियम डेमन किंग की ताकत का मुशाहिदा और तजुर्बा किया था। सिर्फ कोला ही किसी हद तक बास के सामने खड़ा रहने के काबिल हुआ था। बाकी टीम को अपने गिल्ड लीडर के लिए दरकार वक्त खरीदने की खातिर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। अगरचे उन्होंने सैफ अली के ऐसे बास से लड़ने के इम्कान पर गौर किया, लेकिन वो जानते थे कि इसका मरना भी महज वक्त की बात होगी। जहां तक सैफ अली के फुलियम डेमन किंग को मारने का ताल्लुक है, ये बिल्कुल नामुमकिन था। ताहम उनके सामने मौजूद फुलियम कोर सोर्समैन के दावे का सबूत थी। मजीद बरा, वादी को अपनी लपेट में लेने वाली भड़कती हुई आग खत्म हो चुकी थी। एक चिंगारी भी बाकी नहीं बची थी। कुछ देर के लिए वो मुकम्मल तौर पर चकरा गए। मैंने फुलियम डेमन किंग को मार दिया है, लेकिन सिर्फ उसके कमजोर वर्जन को, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। इस वजाहत के साथ टीम कमोबेश इस हकीकत को कबूल कर सकती थी कि सैफ अली ने बास को मार दिया है। बसूरत दीगर, उन्हें सैफ अली पर गेम में किसी बिग का गलत इस्तेमाल करने का शुबा होता। ठीक है कोला, तुम उस वक्त लेवल 58 से कितनी दूर हो? सैफ अली ने एमटी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। लेवल 58? अपने तजुर्बे की बार पर एक नजर डालने के बाद कोला ने कहा, अपनी हालिया मौत के बाद मैं लेवल 58 से 73% दूर हूं। और तुम्हारा क्या समर? सैफ अली ने अल्यूरंग समर की तरफ मुड़ते हुए पूछा, जिसने हल्के नीले रंग के लिबास का एक शानदार सीट पहन रखा था। तुम लेवल 59 से कितनी दूर हो? मैं लेवल 58 के 6% पर आ गई हूं। मुझे लेवल 59 तक पहुंचने में काफी दिन लगेंगे, अल्यूरंग समर ने कहा। गिल्ड लीडर, क्या हो रहा है? आबदा गाल ने सैफ अली को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। इसे समझ नहीं आया कि इसने अचानक इन दोनों के लेवल्स के बारे में क्यों पूछा। कुछ नहीं, तुम दोनों का लेवल इस वक्त थोड़ा कम है। एक बार जब हम वापस लूटें तो डंजन्स पर छापे मारना बंद कर देना और मेरे साथ लेवल अप करना। वानिया, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाना, सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। अब जबकि इसके पास स्कार्चिंग विंड सीट और सन्स ऑफ थंडरफायर सीट मौजूद थे, तो उन्हें धूल चाटने के लिए छोड़ देना जिया होगा। अगरचे लेवल 70 के आलात की जरूरत काफी ज्यादा थी, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं था जिसका हल ना हो। कोला और अल्यूरंग समर दोनों के पास ऐसे आलात थे जो अशिया की लेवल की जरूरियात को कम करते थे, हालांकि सिर्फ 5 लेवल्स तक। ताहम इसके पास रिक्वायरमेंट जेम स्टोन्स थे जो लेवल की जरूरियात को मजीद 5 लेवल्स तक कम कर सकते थे। एक बार जब वो रिक्वायरमेंट जेम स्टोन्स से लैस हो जाएं, तो कोला और अल्यूरंग समर ऐसी अशिया पहन सकते थे जो उनसे 10 लेवल ज्यादा हो। एक बार जब वो सीट का सामान पहन लेंगे, तो इससे गिल्ड की मरकजी फोर्स की मजमूई ताकत में नुमाया इजाफा होगा। हमारा लेवल कम है, अल्यूरंग समर ने अपने ही लेवल पर हैरत से पलकें झपकाएं। टीम में इसका लेवल पहले ही सबसे ज्यादा था। यहां तक कि एक सल्तनत में भी वो सल्तनत की रैंकिंग लिस्ट में गैर मुतनाज़ा नंबर 1 खिलाड़ी होती। ताहम इस तबसरे ने अल्यूरंग समर के जोश को जरा भी कम नहीं किया। आखिरकार वो सैफ अली के साथ लेवल अप करने वाली थी। गिल्ड लीडर, हम पहले ही आराम कर चुके हैं, आइए जल्दी करें और वापस चलें, कोला ने सैफ अली के इरादे सुनने के बाद बेसब्री से कहा। उनके साथियों ने थोड़े रश्क से देखा। सैफ अली के साथ लेवल अप करते वक्त
न सिर्फ उनके लेवल्स हैरत अंगेज रफ्तार से बढ़ेंगे बल्कि वो अपने जंगी मेयारात को भी तेजी से बेहतर बनाएंगे। इसके बाद सब ने व्हाइट रिवर सिटी वापस टेलीपोर्ट होने के लिए रिटर्न स्क्रोलिस का इस्तेमाल किया। वापस लौटने के बाद सैफ अली ने आबदा गाल से सोर्स फायर की कानकनी के लिए एक टीम मुनज़्ज़म करने को कहा, जिसमें सिर्फ काबिले एतमाद खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। फिर इसने मीलनकुलुक इस्माइल से राब्ता किया और इसे हिदायत की कि वो फिलासफर्स हैंड के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म से काबिले एतमाद एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों का इंतखाब करे। इन खिलाड़ियों को एक इंतहाई सख्त मुआहदे पर दस्तखत करने की जरूरत होगी, क्योंकि फिलासफर्स हैंड के राज को पोशीदा रखना इंतहाई अहम था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अवाम को उसके वजूद का पता चल जाए। वो सिर्फ इसी वक्त सुकून का सांस ले सकेगा जब जीरो विंग मुनासिब तरीके से अपनी हिफाजत कर सके। बसूरत दीगर, जीरो विंग यकीनी तौर पर किंगडम सौरुड के नक्श कदम पर चलेगा। जब सैफ अली जीरो विंग को 4 स्टार गिल्ड में तरक्की देने के लिए एक जदीद घोड़ा गाड़ी में सवार होकर एडवेंचरर्स एसोसिएशन की तरफ जा रहा था, तो शाइस्ता ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर, बड़ी मुसीबत आ गई है, शाइस्ता ने परेशानी से कहा। कुछ देर पहले ओरुक एम्पायर में एक सिस्टम का ऐलान हुआ था जिसमें बताया गया था कि ब्लैक वाटर ने क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया है। क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस, क्या ये ओरुक कैपिटल सिटी का ट्रांजिट हब नहीं है? वो वाकई इस पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। सैफ अली ने पहले ही ओरुक एम्पायर के मुख्तलिफ कलों की छानबीन कर रखी थी। हर कले की अहमियत मुख्तलिफ थी। वो जितना ज्यादा अहम होता, इसमें इतने ही ज्यादा और किस होते। क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस ओरुक एम्पायर के लिए एक अहम ट्रांजिट हब था। ओरुक कैपिटल सिटी या ओरुक एम्पायर के रास्ते दीगर रियासतों या सल्तनतों की तरफ जाने वाले खिलाड़ियों को इस किले से गुजरना पड़ता था। इस वजह से क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस ओरुक एम्पायर के लिए अनमोल था। खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां 7 लाख से ज्यादा और किस तैनात थे, जिनमें 4 मतेका और किस भी शामिल थे। इन 4 मतेका और किस में से एक के पास एक खास बिल्ड लाइन भी थी, जिसने इसे आम मतेका मोनेस्टस से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। इसके अलावा क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस ताकतवर जंगी हथियारों और दिफाई दीवारों से महफूज था। मौजूदा खिलाड़ियों को क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर छापा मारने के काबिल नहीं होना चाहिए, यहां तक कि बेस्ट एम्परर की मदद से भी। हम नहीं जानते कि वो बिल्कुल ऐसा कैसे करने में कामयाब हुए, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ब्लैक वाटर ने पहले ही क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस में गिरिजन के लिए बड़ी तादाद में खिलाड़ी भेज दिए। ब्लैक वाटर ने ओरुक एम्पायर के ऑफिशियल फोरम्स पर अवाम के लिए किले की शानदार इफ्तिताही तकरीब का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया है। इसके अलावा ब्लैक वाटर ने जीरो विंग के हर रुकन पर इनाम रख दिया है। इस वक्त खिलाड़ियों को एक आम रुकन को मारने पर 1 पॉइंट, एलिट अराकीन के लिए 5 पॉइंट्स और कोर अराकीन के लिए 50 पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को फिर कवायज हथियारों और साज व सामान के बदले ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा इस बात पर मुनहसिर है कि किसी खिलाड़ी ने कितने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, वो क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस के टेलीपोर्टेशन अरेज के लिए रियायत हासिल कर सकते हैं। खिलाड़ियों को 500 जमाशुदा पॉइंट्स पर 10% रियायत मिलेगी, 3000 पॉइंट्स जमा करने पर 20% और 10,000 पॉइंट्स जमा करने पर 30% रियायत मिलेगी। जिनके पास 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो ब्लैक वाटर के कोर मेंबर के फवाइद से भी लुत्फ अंदोज होंगे। इस फोरम पोस्ट के अपलोड होने के फौरन बाद बड़ी तादाद में खिलाड़ी क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस की तरफ उमड़ आए। ओरुक एम्पायर में अफरा तफरी मची हुई है। मुझे शक है कि इस खबर को पड़ोसी रियासतों के खिलाड़ियों तक पहुंचने में ज्यादा देर लगेगी। इस पागलपिन में और भी ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। मैंने ये भी सुना है कि बड़ी तादाद में डार्क प्लेयर्स ने हमारे अराकीन पर नजरें जमा ली है। शाइस्ता की रिपोर्ट सुनते ही सैफ अली के तासुरात तारीक हो गए। वो इतने बेरहम हो रहे हैं, सैफ अली भी ब्लैक वाटर की सखावत पर अपनी हैरानी को ना रोक सका। गार्ड्स डोमेन नामी पाई में अपना हिस्सा महफूज करने के लिए ब्लैक वाटर कारपोरेशन ने ब्लैक वाटर गिल्ड में भारी सरमायाकारी की थी। इस सरमायाकारी ने गिल्ड को अपने अराकीन को दीगर सुपर पावर्स से भी ज्यादा फवाइद पेश करने के काबिल बनाया। नतीजे के तौर पर बहुत से माहिर खिलाड़ियों ने गिल्ड में शामिल होने की कोशिश की थी, खास तौर पर जब उन्हें इसके कोर मेंबर के फवाइद के बारे में मालूम हुआ। ये फवाइद इतने शानदार थे कि बड़े गिल्ड्स के आला ओहदेदार भी ब्लैक वाटर के कोर मेंबर्स से हसद करते थे। ताहम ब्लैक वाटर में कोर मेंबर बनना आसान नहीं था। सिर्फ एक माहिर खिलाड़ी होना काफी नहीं था।
किसी को काबिले जिक्र कामयाबियों की फहरिस्त की भी जरूरत थी। मजीद बरा, ब्लैक वाटर ने एक ही वक्त में गिल्ड के कोर मेंबर्स की तादाद को महदूद कर रखा था। ब्लैक वाटर के पास जितने माहिर खिलाड़ी थे, इससे यह तसव्वुर करना आसान था कि कोर मेंबर बनना कितना मुश्किल था। इसके बावजूद खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने इस हैसियत को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अब जबकि ब्लैक वाटर ने कल पॉइंट्स के लिए वही फवाइद पेश किए थे, तो खिलाड़ी इस लालच को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। मजीद बरा, ऐसा करने से ब्लैक वाटर हकीकी आला तरीन माहिरीन को तलाश कर सकता था। यहां तक कि अगर ब्लैक वाटर उन आला तरीन माहिरीन को कोर मेंबर की जिम्मेदारी उठाने पर राजी न कर सका, तो गिल्ड इन माहिरीन को इत्तेहादी बनने पर आमादा कर सकता था। गिल्ड लीडर, क्या हमें ओरुक एम्पायर के अंदर अपने गिल्ड मेंबर्स की सरगर्मियों को महदूद कर देना चाहिए? शाइस्ता ने मशवरा दिया। नहीं, सैफ अली ने सर हिलाया। हम पहले ही एक छोटे से इलाके तक महदूद हैं। अगर हम इसे मजीद कम कर दें, तो सलोरोंग टाउन में हमारे अराकीन लेवल अप नहीं कर सकेंगे। चूंकि ब्लैक वाटर ने पहले ही हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, तो हम भी जंग की तैयारी करेंगे। ओरुक एम्पायर के फोरम्स पर एक ऐलान पोस्ट करो, जिसमें बताया जाए कि जीरो विंग भी ब्लैक वाटर जैसा ही पॉइंट सिस्टम पेश करेगा। लेकिन ब्लैक वाटर को हम पर बहुत ज्यादा बरतरी हासिल है। यहां तक कि अगर हम इसी तरह का निजाम कायम कर भी लें, तो मुझे डर है कि बहुत कम लोग हमारा साथ देंगे। शाइस्ता ने परेशानी से कहा। पुरसुकून रहू, मेरे पास ब्लैक वाटर के लिए एक सरप्राइज है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। सैफ अली ने कॉल काट दी क्योंकि गाड़ी एडवेंचरर्स एसोसिएशन के सामने पहुंच चुकी थी। गाड़ी से उतरने के बाद वो एतिमाद से लबरेज होकर इमारत में दाखिल हुआ। चैप्टर 1804 स्टार गिल्ड में प्रमोशन। डार्क नाइट एम्पायर, लाइट शेडो सिटी, डार्क सिविल का मैन हेडक्वार्टर। जीरो विंग काफी दिलचस्प है। मुझे नहीं मालूम कि ये गिल्ड बहादुर है या खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है। उसने इतनी ताकतों को उकसाया है जिन्हें आमतौर पर कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब न सिर्फ लो जंगुलू ने जीरो विंग को निशाना बनाया है, बल्कि ब्लैक वाटर भी गिल्ड को खत्म करना चाहता है, टाइगर ब्रेकर ने मुस्कुराते हुए कहा जब इसने जीरो विंग के खिलाफ ब्लैक वाटर के बाज़ाब्ता ऐलान जंग के हवाले से मौसूल होने वाली रिपोर्ट पढ़ी। ब्लैक वाटर का ये ताज़ा तरीन इक़दाम खास तौर पर जालिमाना था। ब्लैक वाटर का इनाम न सिर्फ रैंक की परवाह किए बगैर जीरो विंग के अराकीन को तबाह कर सकता था, बल्कि गिल्ड बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस की तरफ रागिब करने के काबिल भी होगा, जिससे काफी मुनाफा हासिल होगा। इसके अलावा इसे आला तरीन माहिरीन को चुनने का मौका मिलेगा, जो कि एक तीर से 3 शिकार करने के मुतरादिफ था। अगरचे जीरो विंग की बुनियाद मजबूत थी, लेकिन ब्लैक वाटर बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर था। जीरो विंग की मईशत को तबाह होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अलायंस मास्टर, क्या हमें अपने असल मंसूबे के साथ आगे बढ़ना चाहिए? पाथलेस, जो कि एक टिर 2 एलिमेंटलिस्ट था, ने टाइगर ब्रेकर के पहलू से खामोशी से पूछा। बिल्कुल, हमने सिर्फ स्टार लिंक का कमीशन कबूल किया था, लेकिन अब जबकि ब्लैक वाटर भी इस लड़ाई में शामिल हो गया है, तो हम न सिर्फ अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ेंगे, बल्कि हम हिस्सा लेने वाले अराकीन की तादाद में भी इजाफा करेंगे। टाइगर ब्रेकर ने नाक सुकेड़ते हुए कहा। हमें जीरो विंग के हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब वक्त आ गया है कि जीरो विंग वो कर्ज 10 गन्ना वापस करे। हर एडवेंचर टीम को मतला करो और उन्हें अपने माहिरीन को ओरुक एम्पायर भेजने को कहो। मैं जाती तौर पर इस ऑपरेशन की कमान संभालूंगा। हम जीरो विंग को डार्क सिविल से डरना सिखाएंगे। समझ गया? पाथलेस ने हल्का सा सर हिलाया। इसकी आंखों में जोश की एक झलक चमक रही थी। जब से डार्क सिविल मशहूर हुआ था, इसकी और टाइगर ब्रेकर की एडवेंचर टीम, जो इत्तेहाद में सबसे मजबूत थी, ने शाज़ व नादिर ही कोई कार्रवाई की थी। आमतौर पर वो मुश्किल तरीन कमीशंस डार्क हंटर्स और शेडो कला एडवेंचर टीमों पर छोड़ देते थे। व्हाइट रिवर सिटी एडवेंचरर्स एसोसिएशन। जैसे ही सैफ अली इमारत में दाखिल हुआ, उसने लॉबी में खिलाड़ियों का हुजूम देखा, जो ब्लैक वाटर और उसके क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस के बारे में बातचीत कर रहे थे। ब्लैक वाटर कमाल है, उसने वाकई इतनी जल्दी क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया। ओरुक एम्पायर को दरियाफ्त करना अब बहुत आसान हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस खिलाड़ियों को जीरो विंग सिटी जैसे किसी भी करीबी मकाम पर टेलीपोर्ट कर सकता है। हम सल्तनत के अंदरूनी इलाके में और किसके इंस्पेक्शन पॉइंट्स से बचने और उसके बुनियादी इलाके तक पहुंचने के काबिल हो जाएंगे।
ये सच है। मैंने सुना है कि सल्तनत का बुनियादी इलाका दरअसल एक खजाना है। इसमें बहुत सी नायाब कच्च धातें और जड़ी बूटियां हैं और इस इलाके के मोनेस्टर्स अंदरूनी इलाके की निस्बत कहीं ज्यादा EXP फराहम करते हैं। अगर हम ओरुक कैपिटल सिटी में दाखिल हो सकें तो हमारा वक्त और भी शानदार गुजरेगा। मैंने सुना है कि रीजनल डंजन में मोनेस्टर्स के मैजिक क्रिस्टल्स गिराने का इम्कान होता है। मैंने भी ये सुना है। ओरुक कैपिटल सिटी एक इंतहाई नायाब इसवरा मोड रीजनल डंजन है। मजीद बड़ा, ये लेवल 50 से लेवल 100 का एक इंतहाई बड़े पैमाने का रीजनल डंजन है। इस हकीकत को शामिल करते हुए कि ये एक न्यूट्रल मैप में है, ये इस वक्त दस्तयाब किसी भी रीजनल डंजन से कहीं बेहतर माल गनीमत पेश करेगा। जीरो विंग इस बार मुसीबत में है। अब जबकि ब्लैक वाटर ने इतनी जालिमाना चाल चली है, मुझे डर है कि जीरो विंग को ओरुक एम्पायर में जिंदा रहने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि काफी मशहूर और टॉप एडवेंचर टीमें सलोरोंग टाउन में गैरिजन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं, लेकिन जो कामयाब हो गईं वो शायद अब अपने फैसलों पर पछता रही होंगी। जब लॉबी में मौजूद खिलाड़ियों ने क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस के बारे में बात की तो उनकी आंखें जोश और तवक्को से चमक उठीं। जब उन्होंने जीरो विंग के बारे में बात की तो उनके लहजे में मायूसी और तरस था। इस मकाम पर किसी को भी ब्लैक वाटर के खिलाफ जीरो विंग के इम्कानात के बारे में कोई प्रोमीद नजरिया नहीं था। आखिरकार दोनों फरीकैन के दरमियान फर्क बहुत बड़ा था। इससे पहले जीरो विंग ने सलोरोंग टाउन की बदौलत अपनी पोजीशन बरकरार रखी थी, लेकिन अब जबकि ब्लैक वाटर ने क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस को महफूज कर लिया था तो जीरो विंग ने सलोरोंग टाउन की तरफ से दी गई बरतरी खो दी थी। खबरें वाकई तेजी से फैलती हैं। सैफ अली ने एक तल्ख मुस्कुराहट जाहिर की जब उसने अपने इर्द गिर्द की गुफ्तगू सुनी। ऐसा लगता है कि ब्लैक वाटर ने इस मामले की तशहीर की तैयारी कर रखी थी और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ब्लैक वाटर के क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कामयाब कब्जे का ऐलान हाल ही में किया गया था, फिर भी व्हाइट रिवर सिटी के अवाम पहले ही इसके बारे में बात कर रहे थे। वो इस बारे में जितना भी सोचे, ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। अगरचे ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के आला ओहदेदारों को सूरत हाल का बहुत जल्द इल्म हो गया था। उनके पास हर जगह इंटेलिजेंस नंबर्स मौजूद थे, लेकिन आम खिलाड़ियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। ज्यादातर आम खिलाड़ियों को दूसरे ममालिक की खबरों के बारे में सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों के जरिए ही मालूम होता था। आम तौर पर व्हाइट रिवर सिटी की आवाम को ओरुक एम्पायर में होने वाले किसी वाकये के बारे में जानने में चंद घंटे या दिन भी लग जाते थे। फिर भी जैसे ही इसे शाइस्ता से क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस के बारे में खबर मिली, एडवेंचरर्स एसोसिएशन में आम खिलाड़ी पहले ही इसके बारे में बात कर रहे थे। मालूमात बहुत तेजी से फैल गई थी। इसकी वाहिद वजाहत ये थी कि ब्लैक वाटर ने अपने कुछ अराकीन को व्हाइट रिवर सिटी भेजा था ताकि वो इस खबर के बारे में बात करें और खुफिया तौर पर बात फैलाएं। ताहम सैफ अली ने खास तौर पर बुरा नहीं माना, क्योंकि वो एसोसिएशन के दूसरी मंजिल के हाल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सैफ अली दूसरी मंजिल के हाल में VIP काउंटर के सामने पहुंचा, इसे एक कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि अनमोल शहजादी थी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मैंने अभी जीरो विंग पर ब्लैक वाटर के ऐलान जंग के बारे में सुना है। एक इत्तेहादी के तौर पर मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अनमोल शहजादी ने पूछा। जीरो विंग की तरक्की हाल ही में अच्छी रही थी। मजीद बरा, जीरो विंग की बहरी फोर्स मुसलसल मजबूत हो रही थी, जो थंडर आइलैंड पर उसकी मदद कर रही थी। इस मदद ने उसे मजीद गुंजाइश फराहम की। अब जबकि जीरो विंग ऐसी मुश्किल में था तो उसे अपना कर्ज उतारना था। चूंकि फिनिक्स पवेलियन मास्टर ने पेशकश की है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे बताया गया है कि ब्लैक वाटर हाल ही में नाइन ड्रैगन्स एम्परर के काफी करीब रहा है। मेरा अंदाजा है कि नाइन ड्रैगन्स एम्परर ने क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कब्जा करने में गिल्ड की मदद की है। मुझे उम्मीद है कि अब नाइन ड्रैगन्स एम्परर को ज्यादा से ज्यादा रोकने में मेरी मदद कर सकती हैं, सैफ अली ने कहा। इसकी आवाज में तशक्कुर वाज़े था। ये कोई मसला नहीं होगा। मैं कुछ लोगों को भेजूंगी ताकि उसके लिए कुछ परेशानी पैदा की जा सके। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि नाइन ड्रैगन्स एम्परर के पास ओरुक एम्पायर में मदद करने का वक्त ना हो, अनमोल शहजादी ने सर हिलाते हुए कहा। ताहम ब्लैक वाटर और बेस्ट एम्परर अब भी इत्तेहादी हैं। उनकी मुश्तरका अफवाज को कम नहीं समझना चाहिए। मैं आपकी मदद के लिए ब्लू फिनिक्स की क़ियादत में माहिरीन की एक टीम भेज सकती हूँ।
अगरचे वो ब्लैक वाटर और बेस्ट एम्परर की अफवाज का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होंगे, लेकिन वो डार्क प्लेयर्स को हिस्सा लेने से रोक सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं होगी। ब्लू फिनिक्स आपकी काबिल और काबिले एतमाद साथी है। इसके पास भी करने को बहुत कुछ होगा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। जहां तक ब्लैक वाटर, बेस्ट एम्परर और डार्क प्लेयर्स का ताल्लुक है, मेरे पास उनसे निपटने का एक मंसूबा है। वो जल्द ही जान जाएंगे कि जीरो विंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो जानता था कि अनमोल शहजादी के इस वक्त अपने मसाइल थे। थंडर आइलैंड पर जिदोजहद ओरुक एम्पायर की जिदोजहद से कहीं ज्यादा परेशान कुन थी। थंडर आइलैंड पर हर मद्दे मुकाबिल एक गैर मामूली बुनियाद रखने वाली सुपर पावर था और एक भी गलत कदम किसी को मुकाबले से बाहर कर सकता था। अगर अनमोल शहजादी नाइन रीगन्स एम्परर को ओरुक एम्पायर की लड़ाई में शामिल होने से रोक सके तो इतना ही काफी होगा। ठीक है, अगर आपको इजाफी फंड्स की जरूरत हो तो आप किसी भी वक्त मदद के लिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अनमोल शहजादी थोड़ी हैरान थी कि सैफ अली ने इसकी खैर सिगाली को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन इसे कुमक भेजने पर इसरार करना दुरुस्त नहीं होगा। डार्क कोर विजन सीट पर बात करने के बाद अनमोल शहजादी ने काल काट दी। बड़ी बहन रेन, जीरो विंग के साथ मामलात कैसे रहे? मैं अपने कुछ आदमियों को लेकर जाऊं? ब्लू फिनिक्स ने तजस्सुस से पूछा। उस वक्त नहीं, ऐसा लगता है कि जीरो विंग ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी है। ताहम चूंकि ब्लैक वाटर ने पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया है, मुझे शक है कि वो तैयारियां ज्यादा देर तक चल पाएंगी। बेहतर है कि तुम किसी भी लम्हे निकलने के लिए तैयार रहो, अनमोल शहजादी ने कहा। मैं समझ गई, ब्लू फिनिक्स ने सर हिलाया। इसे लगा जैसे जीरो विंग इस बार कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रहा है। ब्लैक वाटर ने आयरन एम्पायर पर कब्जा कर लिया था और उसकी तरक्की की रफ्तार हैरत अंगेज तौर पर तेज थी। यहां तक कि ग्रेट पवेलियन मास्टर भी ब्लैक वाटर की कामयाबी से हैरान था। ब्लैक वाटर के पास इस वक्त डर्नफेक्स पवेलियन से भी ज्यादा माहिरीन थे। गिल्ड में सिर्फ डोमेन लिम के माहिरीन की कमी थी। ताहम अगरचे ब्लैक वाटर के पास डोमेन लिम के माहिरीन नहीं थे, लेकिन इसके पास ऐसे खौफनाक खिलाड़ियों के लिए जवाबी तदाबीर मौजूद थी। बसूरत दीगर, वो सल्तनत पर काबिज सुपरफास्टेट गिल्ड्स को हटाने के काबिल ना होता। दरी असना व्हाइट रिवर सिटी की एडवेंचरर्स एसोसिएशन के एक वीआईपी कमरे के अंदर। लॉर्ड प्रोटेक्टर, आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? एक एनपीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने सैफ अली से एहतराम से पूछा। मैं जीरो विंग को 4 स्टार गिल्ड में तरक्की देना चाहता हूँ। ये रहा प्रमोशन ऑर्डर, सैफ अली ने कहा। फिर इसने 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर निकाला और इसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के मुआयने के लिए मेज पर रख दिया। चैप्टर 1855 टाउन लेवल गिल्ड, 4 स्टार गिल्ड में प्रमोशन। ये कोई मसला नहीं होगा, एनपीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने मेज पर मौजूद जामन सुनहर टोकन की तरफ नजरें घुमाते हुए कहा। ताहम जैसे ही इसने टोकन देखा, इसके चेहरे पर हैरत की एक झलक नमूदार हुई और उसने पूछा, लॉर्ड प्रोटेक्टर, क्या आप वाकई इस एडवांस्ड 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? क्या इसमें कोई खराबी है? सैफ अली ने पूछा। अगरचे इसने महसूस किया था कि उसने जो 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर हासिल किया था, उसका रंग उनसे मुख्तलिफ था जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में देखे थे, लेकिन ये एक 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर था। उसने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, ये फर्ज करते हुए कि प्रमोशन ऑर्डर थोड़ा मुख्तलिफ था क्योंकि ये एक वर्ड बास से गिरा था। लॉर्ड प्रोटेक्टर, एडवांस 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर्स इस वक्त बनाए गए थे जब एडवेंचरर्स एसोसिएशन पहली बार कायम हुई थी। गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम में बिखरे हुए इन एडवांस्ड प्रमोशन ऑर्डर्स में से सिर्फ 22 ही वजूद में हैं। उन्हें एडवेंचर गिल्ड्स के लिए एक आजमाइश समझा जाता है और कोई एडवेंचर गिल्ड जितने ज्यादा एडवांस्ड प्रमोशन ऑर्डर्स इकट्ठे करेगा, इसका रुतबा इतना ही बुलंद होगा और 4 स्टार गिल्ड बनने के बाद उसे एडवेंचरर्स एसोसिएशन में ज्यादा बेहतर सलूक मिलेगा। अगर कोई एडवेंचर गिल्ड 3 एडवांस 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर्स इकट्ठे करता है तो उसके साथ स्टस्ट लेवल गिल्ड के तौर पर सलूक किया जाएगा। अगर कोई एडवेंचर गिल्ड 7 एडवांस्ड प्रमोशन ऑर्डर्स इकट्ठे करता है तो उसके साथ किंगडम लेवल गिल्ड के तौर पर सलूक किया जाएगा। फिलहाल आपके पास पहले ही एक एडवांस्ड प्रमोशन ऑर्डर मौजूद है। अगर आप मजीद 2 इकट्ठे कर लेते हैं तो एडवेंचरर्स एसोसिएशन आपके गिल्ड को एक स्टस्ट के तौर पर तस्लीम करेगी, लॉर्ड प्रोटेक्टर। ताहम अगर आप अभी अपने गिल्ड को प्रमोट करते हैं तो आप ये मौका खो देंगे
और आपको टाउन लेवल गिल्ड के तौर पर शुरुआत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता रैंक्स चढ़ना होंगे। क्या आपको यकीन है कि आप इस एडवांस 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर को अभी इस्तेमाल करना चाहते हैं? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की वजाहत सुनने के बाद सैफ अली ने मेज पर मौजूद जामन सुनहर टोकन को थोड़ी हैरत से देखा। तो एडवेंचरर्स एसोसिएशन के पास किसी गिल्ड का रुतबा बुलंद करने का इस किस्म का तरीका मौजूद है। सैफ अली समझ गया कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने जिन रुतबों का जिक्र किया था वो किस चीज की नुमाइंदगी करते थे। दीगर गिल्ड्स को ये मालूमात सिर्फ 4 स्टार का दर्जा हासिल करने के बाद ही मालूम होंगी और वो उसकी कदर करेंगे। एक बार जब गिल्ड्स 4 स्टार के दर्जे तक पहुंच जाएं, तो वो एडवेंचरर्स एसोसिएशन में एक रास्ता खोलेंगे और गार्ड्स डोमेन के पूरे बर्रे आजम में हर एडवेंचरर्स एसोसिएशन में एक आर्जी रहाइशगाह हासिल करेंगे। इसके बाद से 4 स्टार गिल्ड्स के अराकीन का 20 ऑफ ऑपरेशंस एक चंद मकामात तक महदूद नहीं रहेगा। वो पूरे बर्रे आजम में अपनी तरक्की को बढ़ा सकते हैं और इस मौका का इस्तेमाल करते हुए अपनी कमाई गई EXP और आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। इस नाम निहाद रास्ते का मतलब एडवेंचरर्स एसोसिएशन की तरफ से एक ऑफिशियल गिल्ड के तौर पर पहचान था। ऑफिशियल गिल्ड्स फिर एडवेंचर गिल्ड के कामों में मशगूल होने के काबिल होंगे। ताहम एक ऑफिशियल गिल्ड बनने के बाद भी गिल्ड्स को एडवेंचरर्स एसोसिएशन से मुख्तलिफ फवाइद हासिल होंगे। जब कोई गिल्ड पहली बार 4 स्टार गिल्ड बनता तो उसके साथ ऑर्डिनरी लेवल गिल्ड के तौर पर सलूक किया जाता। अगर गिल्ड एसोसिएशन से मजीद ताउन हासिल करना चाहता तो उसे अपना रुतबा बढ़ाना पड़ता। ऐसा करने के सबसे आसान तरीके में गिल्ड के रुतबे को ऑर्डिनरी से टाउन लेवल, स्टास्ट लेवल, किंगडम लेवल और आखिर में एम्पायर लेवल तक अपग्रेड करना शामिल था। एडवेंचरर्स एसोसिएशन में गिल्ड के रैंक की बुनियाद पर गिल्ड को मुख्तलिफ दर्जे के मसाइल तक रसाई हासिल होगी। ऑर्डिनरी लेवल पर गिल्ड्स को शहरियों के मसाइल हल करने का काम सौंपा जाएगा। आमतौर पर ये मसाइल बड़े पैमाने की गिल्ड कोर्ट्स की तरह होते थे, जिनमें गिल्ड्स को शहरी आबादी को तंग करने वाले कुछ डिमोंट बीस्ट्स का सफाया करने की जरूरत होती थी। बस इतना था कि वो आम बड़े पैमाने की गिल्ड कोर्ट्स से ज्यादा EXP का इनाम दे सकते थे। एक एडवेंचर गिल्ड के टाउन लेवल तक पहुंचने के बाद एडवेंचरर्स एसोसिएशन किसी कस्बे के मसाइल हल करने की गिल्ड की सलाहियत को तस्लीम करेगी। आमतौर पर टाउन लेवल गिल्ड्स को कस्बे के उमरा से कमीशन मिलेंगे और इनामात ऑर्डिनरी लेवल के कमीशन से कहीं बेहतर होंगे। यहां तक कि जब कोई टाउन लेवल गिल्ड किसी शहरी का कमीशन कबूल करता तो क्विस्ट का इनाम इससे ज्यादा होता जो एक ऑर्डिनरी लेवल गिल्ड को मिलता। आखिरकार एक टाउन लेवल गिल्ड ऑर्डिनरी लेवल गिल्ड से कहीं ज्यादा मजबूत था। जब कोई गिल्ड स्टास्ट लेवल तक पहुंच जाता तो ये एडवेंचरर्स एसोसिएशन पर साबित कर देता कि वो पूरे इलाके को मुतासिर करने वाले मसाइल को हल करने के लिए काफी मजबूत है। स्टास्ट लेवल गिल्ड्स को आमतौर पर जो कमीशन मिलते थे इनमें किसी खास इलाके में तारीक कुव्वतों के खिलाफ मुहिम्मात शामिल होती थी। आमतौर पर ऑर्डिनरी लेवल से स्टास्ट लेवल तक पहुंचने के लिए किसी गिल्ड को बड़ी तादाद में बड़े पैमाने की गिल्ड कोर्ट्स मुकम्मल करनी पड़ती थी और आहिस्ता आहिस्ता एडवेंचरर्स एसोसिएशन में प्रेस्टेज जमा करना पड़ता था। बड़े पैमाने की गिल्ड कोर्ट्स सिर्फ 3 से 5 प्रेस्टेज पॉइंट्स देती थीं, लेकिन टाउन लेवल गिल्ड बनने के लिए 700 से 1000 प्रेस्टेज की जरूरत होती थी, जिसका इन्हिसार इस बात पर था कि गिल्ड का मैन हेड क्वार्टर कहाँ वाक़ है। बड़े पैमाने की गिल्ड कोर्ट्स की तादाद और मेयार उसके NPC शहर के हजम के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे, लिहाजा शहर जितना ज्यादा खुशहाल होगा गिल्ड को अपना रैंक बढ़ाने के लिए इतने ही ज्यादा प्रेस्टेज की जरूरत होगी। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मैंने प्रमोशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। यह इंकिशाफ वाकई हैरान कुन था। आखिरकार सिर्फ एक एडवांस्ड प्रमोशन ऑर्डर किसी गिल्ड को टाउन लेवल तक प्रमोट करने के लिए काफी था। आमतौर पर एक बड़े गिल्ड को ऐसा कारनामा अंजाम देने में कई साल लगेंगे। जहां तक स्टास्ट लेवल्स तक पहुंचने का ताल्लुक है, बहुत से बड़े गिल्ड्स अपनी जिंदगी में इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी वजह यह थी कि स्टास्ट लेवल पर प्रमोशन के लिए किसी गिल्ड को काफी प्रेस्टेज हासिल करने के अलावा बड़े पैमाने की प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने की जरूरत होती थी। ये प्रमोशन क्वेस्ट मायूस कुन हद तक मुश्किल थी। माजी में सिर्फ कलील तादाद में सेकेंड रेट गिल्ड्स ने ये क्वेस्ट मुकम्मल की थी, फिर भी एक गिल्ड को स्टास्ट लेवल गिल्ड बनने के लिए सिर्फ 3 एडवांस्ड प्रमोशन ऑर्डर्स की जरूरत थी। जहां तक किंगडम लेवल का ताल्लुक है, माजी में सिर्फ कलील तादाद में फर्स्ट रेट गिल्ड्स इस रैंक तक पहुंचे थे। ताहम
सैफ अली के पास मजीद एडवांस 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर्स तलाश करने का वक्त नहीं था। सबसे अहम बात यह है कि उसे इस बात का वाज़े अंदाजा नहीं था कि उन्हें कहां से हासिल किया जाए। यहां तक कि अगर वो जानता भी था कि वर्ल्ड बॉसेस उन्हें गिराते हैं, फिर भी वो अभी उन बॉसेस का शिकार करने के लिए इतना मजबूत नहीं था। उसने अपनी क्विस्ट की बदौलत ही फुलियम डेमन किंग को मारा था। अगर वो किसी मतेक रैंक के वर्ल्ड बॉस पर छापा मारने की कोशिश करता तो वो सिर्फ मार खाने को दावत दे रहा होता। चूंकि लॉर्ड प्रोटेक्टर ने फैसला कर लिया है तो प्रोसेसिंग फीस और गिल्ड रिजेडनेस की तामन्नों की फीस कल मिलाकर 60,000 गोल्ड बनती। ताहम अब के रुतबे की वजह से हम आपको 10,000 गोल्ड की रियायत दे सकते हैं, जिससे अब का कल बिल 50,000 गोल्ड रह जाएगा। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ हिसाब किताब करने के बाद कहा, 50,000? क्या 4 स्टार के दर्जे पर आम प्रमोशन पर सिर्फ 12,000 गोल्ड खर्च नहीं होते? सैफ अली ने पहले ही अपने बैग से रकम निकालना शुरू कर दी थी, लेकिन कल लागत सुनने के बाद वो सदमे से जिन गया। चूंकि अब एडवांस 4 स्टार गिल्ड प्रमोशन ऑर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए प्रमोशन में मामूल से ज्यादा काम दरकार होगा। हमें मुख्तलिफ शहरों के उमरा को भी मतला करना होगा और जीरो विंग गिल्ड के ऑफिशियल होने का ऐलान करना होगा। लिहाजा तरीकाकार की फीस कदरे ज्यादा है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा। कितना धोखा है? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के बयान ने सैफ अली को बेजबान कर दिया। ताहम जब उसने सोचा कि जीरो विंग किस तरह फौरी तौर पर टाउन लेवल गिल्ड बन जाएगा, तो उसने इस लागत को निस्बतन कम समझा। ये बुनियादी तौर पर वक्त बचाने के लिए पैसे खर्च करना था। इसके बाद उसने खामोशी से 50,000 गोल्ड निकाले और एनपीसी के हवाले कर दिए। जब वो अपनी क्विस्ट में मसरूफ था, अनमोल शहजादी और उन लिविंग हार्ट ने इन मवाद की कीमत अदा कर दी थी जो उन्होंने खरीदे थे, जिससे इसे मजीद 1,20,000 गोल्ड की कमाई हुई। बसूरत दीगर वो प्रमोशन की फीस बर्दाश्त करने के काबिल ना होता। एक बार जब एनपीसी ने सैफ अली की अदायगी की तस्दीक कर दी, तो सिस्टम के नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला सैफ अली के कानों तक पहुंचा। चैप्टर 1856 सदमा। स्टारमोन किंगडम रीजन सिस्टम का ऐलान। जीरो विंग को स्टारमोन किंगडम का पहला 4 स्टार गिल्ड बनने पर मुबारकबाद। इनाम के तौर पर इंटरमीडिएट गिल्ड फैंसो मैजिक अरेज का एक सीट, गिल्ड फंड्स में 3,000 गोल्ड और 50,000 गिल्ड पॉपुलरिटी दी जाती है। गिल्ड एम्बलम को मिस्ट्रेसरन रैंक में अपग्रेड कर दिया गया है। स्टारमोन किंगडम रीजन सिस्टम का ऐलान। जीरो विंग को 4 स्टार गिल्ड रिजेडनेस का मालिक बनने वाला पहला गिल्ड बनने पर मुबारकबाद। इनाम के तौर पर 100 एडवेंचरर्स एसोसिएशन प्रेस्टेज और 20,000 गिल्ड पॉपुलरिटी दी जाती है। गिल्ड बैटल फ्लैग को ब्रॉन्ज रैंक में अपग्रेड कर दिया गया है। सिस्टम के ऐलानात सुनकर स्टारमोन किंगडम के खिलाड़ी हैरत से दंग रह गए। मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा? क्या मैं सुन रहा हूं? जीरो विंग वाकई एक 4 स्टार गिल्ड बन गया। जीरो विंग कमाल है। मैंने तो किसी 3 स्टार सपर गिल्ड के बारे में भी नहीं सुना, फिर भी जीरो विंग पहले ही 4 स्टार गिल्ड में प्रोमोट हो चुका है। जीरो विंग के अराकीन कितने खुशकिस्मत हैं। मैंने सुना है कि 3 स्टार गिल्ड में शामिल होने से नए खिलाड़ियों को तेजी से इलेट्स बनने में मदद मिलेगी। ब्रॉन्ज गिल्ड एम्बलम इस वक्त बफ्स में भी इजाफा करता है जब आप गिल्ड के दीगर अराकीन के साथ पार्टी में होते हैं। एक 3 स्टार गिल्ड को 2 स्टार गिल्ड की निस्बत ज्यादा आला रैंक की कोस्ट भी मिलती है। एक 4 स्टार गिल्ड किस किस्म के फवाइद से लुत्फ अंदोज होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन फवाइद यकीनी तौर पर बेहतर होने वाले हैं। मजीद बरा, जीरो विंग का गिल्ड एम्बलम मिस्ट्रेसरन रैंक में अपग्रेड हो गया है। एम्बलम जो बफ्स फराहम करता है वो कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। शायद मुझे जीरो विंग में शामिल होने के लिए अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, जैसा कि जीरो विंग से तवक्को थी। ब्लैक वाटर ने अभी गिल्ड पर जंग का ऐलान किया है, फिर भी जीरो विंग ने इतनी ताकत से जवाबी कार्रवाई की है। ब्लैक वाटर को गालिबन जीरो विंग एक मुश्किल हरीफ लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। मुझे अभी अपने एक दोस्त से कुछ अंदरूनी मालूमात मिली हैं। इसे अभी गिल्ड रिजेडनेस से अपना मिस्ट्रेसरन गिल्ड एम्बलम मिला है और वो कहता है कि ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ब्रॉन्ज एम्बलम सिर्फ 3% ज्यादा HP और 1% ज्यादा अटैक पावर फराहम करता है, लेकिन मिस्ट्रेसरन वर्जन तमाम बुनियादी खुसूसियात अटैक पावर, डिफेंस और EXP के हुसूल में 2% तक इजाफा फराहम करता है। जब तक गिल्ड के 6 या इससे ज्यादा अराकीन 150 गज के अंदर होंगे, खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा बफ से लुत्फ अंदोज होंगे।
एक ही पार्टी में होने की कोई जरूरत नहीं। सही। ब्रॉन्ज रैंक का गिल्ड बैटल फ्लैग भी तो है। ये बुनियादी तौर पर डंजन्स पर छापा मारने के लिए एक खजाना है। जब तक आप उसे खरीदते हैं आप उसे डंजन में गाड़ सकते हैं और 200 गज के अंदर मौजूद गिल्ड के तमाम अराकीन को 5 मिनट के लिए तमाम इटली बिट्स में 10% इजाफा मिलेगा। सिस्टम के ऐलानात देखने के बाद स्टारमोन किंगडम के आजाद खिलाड़ी ऑफिशियल फोरम्स पर गर्मा गर्म बहस में उलझ गए। बहुत से खिलाड़ियों ने ब्लैक वाटर के ऐलान जंग के बाद जीरो विंग में शामिल होने का ख्याल तर्क कर दिया था, लेकिन अब जबकि जीरो विंग एक 4 स्टार गिल्ड था तो उसने और भी बेहतर फवाइद पेश की। जब इन आजाद खिलाड़ियों को उन फवाइद के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अपने फैसलों पर दोबारा गौर करना शुरू कर दिया। जीरो विंग के नए फवाइद बहुत ज्यादा पुरकशिश थे, खास तौर पर गिल्ड एम्बलम। इससे पहले ब्रॉन्ज गिल्ड एम्बलम ने गिल्ड जंसिस के दरमियान मुफ्त टेलीपोर्टेशन की पेशकश की थी और गिल्ड के दीगर अराकीन के साथ पार्टी में होने पर इटली बिट्स में इजाफा किया था। ब्रॉन्ज गिल्ड एम्बलम ने न सिर्फ जीरो विंग के अराकीन के पैसे बचाए बल्कि इसने मोनेस्ट्रस को ग्राइंड करना भी आसान बना दिया। अब जबकि गिल्ड एम्बलम मिस्टर सिरन रैंक में अपग्रेड हो गया था, इसके असरात दुगने से भी ज्यादा हो गए थे। मजीद बरा गिल्ड को अब ब्रॉन्ज गिल्ड बैटल फ्लैग तक रसाई हासिल थी। बैटल फ्लैग की मदद से जीरो विंग के अराकीन को डंजन बासिस के साथ बहुत आसानी होगी। आखिरकार गेम में हर खिलाड़ी को बरसरक स्कल सीखने का मौका नहीं मिलता था। दरी असना गिल्ड बैटल फ्लैग का बफ पूरी टीम के लिए एक मनी बरसरक स्कल के मुतरादिफ था। दरी असना मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को जल्द ही जीरो विंग की ताज़ा तरीन प्रमोशन के बारे में मालूम हो गया। तो ब्लैक फुलियम इसी बारे में बात कर रहा था। अनमोल शहजादी जीरो विंग के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ते हुए अपना सर हिलाने और मुस्कुराने से खुद को ना रोक सकी। यकीनी तौर पर जीरो विंग नहीं बदला है, ये हमेशा सरप्राइजेस से भरा होता है। बड़ी बहन रेन काश में ब्लैक वाटर और 9 रीगन्स एम्परर के लोगों के तासुरात देख सकती जब वो इसके बारे में सुनेंगे, ब्लू फिनिक्स ने हंसते हुए कहा। यहाँ तक कि वो भी उन फवाइद से ललचा गई थी जो एक 4 स्टार गिल्ड को हासिल थे। आजाद खिलाड़ियों का तो जिक्र ही किया है। वो पहले ही इस बड़े हुजूम का तसव्वुर कर सकती थी जो जीरो विंग की गिल्ड एजेंसीज के बाहर जमा होगा। जीरो विंग यकीनी तौर पर मुख्तसर वक्त में अपनी ताकत में इजाफा करेगा। मजीद बरा मिस्टर सिरन गिल्ड एम्बलम और ब्रॉन्ज गिल्ड बैटल फ्लैग के साथ वो पहले ही जीरो विंग के अराकीन को मुख्तसर वक्त में नुमाया तौर पर बेहतर होते हुए देख सकती थी। आखिरकार दोनों अशिया टीम डंजन्स पर छापा मारने की मुश्किल को काफी हद तक कम कर देंगी। वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने इटली बिट्स बढ़ाने के लिए जिदोजहद की थी वो अब इन डंजन्स पर छापा मार सकते हैं और बेहतर हथियार और साज और सामान हासिल कर सकते हैं। फिर ये खिलाड़ी उन हथियारों और साज और सामान का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा मुश्किल के टीम डंजन्स पर छापा मार सकते हैं और भी बेहतर अशिया हासिल कर सकते हैं, जिससे एक ना खत्म होने वाला चक्कर बन जाएगा। ब्लैक फुलियम का ताज़ा तरीन ट्रम्प कार्ड यकीनन मुतासिर कुन है। 4 स्टार गिल्ड के फवाइद इसकी तरक्की को तेज करने के साथ जीरो विंग के पास ओरुक एम्पायर में ब्लैक वाटर के खिलाफ जंग में एक मौका है। जैसे जैसे मजीद वक्त गुजरेगा जीरो विंग लड़ाई में मजीद अराकीन को शामिल करने के काबिल भी हो जाएगा। दूसरी तरफ ब्लैक वाटर में अफरादी कुव्वत की शदीद कमी है, अनमोल शहजादी ने सर हिलाते हुए कहा। उसने वाकई नहीं सोचा था कि सैफ अली इस तरह के इक़दाम के काबिल है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि इस शख्स ने कुमक के लिए इसकी पेशकश को क्यों मुस्तरद कर दिया था। ओरुक एम्पायर, क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस। क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस के अवाम के लिए खिलने के बाद ओरुक कैपिटल सिटी के खजानों की तलाश में बड़ी तादाद में खिलाड़ी वहां जमा हो गए थे। किले में खिलाड़ियों की आबादी सलोरोंग टाउन से भी ज्यादा खौफनाक थी। ताहम अगरचे कस्बा काफी जानदार था, लेकिन किले में मौजूद मीटिंग रूम ऐसा नहीं था। वाइस गिल्ड लीडर, हमारी तहकीकात के मुताबिक पड़ोसी रियासतों के बहुत से माहिरीन ने जीरो विंग के 4 स्टार गिल्ड में प्रोमोट होने की वजह से इसमें शामिल होने के लिए स्टारमोन किंगडम जाने पर गौर शुरू कर दिया है। फॉलिंग फायर ने अपने हाथों में मौजूद रिपोर्ट को संजीदा तासुरात के साथ पढ़ते हुए कहा। मीटिंग रूम के अंदर मौजूद गिल्ड के तमाम 20 से जायद आला ओहदेदार मौत जैसी खामोशी में थे जब उन्होंने एजाजी नशिस्त पर बैठी खातून की तरफ देखा। इस खातून के लंबे हल्के सुर्ख बाल इसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसने मुकद्दस गहरे सुर्ख रंग के आर्मर का सूट पहन रखा था। वो खातून तकरीबन 25 या 26 साल की लग रही थी,
और उससे एक शानदार दिलकशी झलक रही थी। ताहम जब वहां मौजूद हर शख्स ने इस दिलकश हसीना की तरफ देखा तो खौफ और बुज़दिली ने उन्हें घेर लिया, जो उनके चेहरों पर वाज़ेह था। यहां तक कि फालिंग फायर, जो ओरुक एम्पायर में ब्लैक वाटर की अफवाज का जिम्मेदार था, इस खातून से सिर्फ घबराहट के साथ ही बात करता था। उनका ये रद्द अमल इसलिए नहीं था कि वो एक लेवल 57-2 शील्ड वॉरियर थी, बल्कि ये ब्लैक वाटर की वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक के तौर पर उसकी शनाख्त और सीक्रेट पवेलियन की तरफ से दिए गए आयरन वाल्केरी के खिताब की वजह से था। ज़्वानवो चीशा। अपनी उम्र के बावजूद ज़्वानवो चीशा ब्लैक वाटर कारपोरेशन के डब्जों में मास्टर लेवल की माहिर बन चुकी थी। वो कारपोरेशन के वर्सा में से एक भी थी। गार्ड्स डोमेन में शामिल होने के बाद उसने खौफनाक सलाहियतों का मुजाहिरा किया था। सबसे पहले उसने गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट में 50 से ज्यादा माहिरीन को शिकस्त दी थी। फिर उसने ब्लैक वाटर की अफवाज की क़ियादत करते हुए आयरन एम्पायर पर गलबा पाने से पहले मुख्तलिफ सफर गिल्ड्स के कई पुराने मोनस्टर्स को चैलेंज किया था और अपने जालिमाना हथकंडों पर इन्हिसार करते हुए गिल्ड की पोजीशन को सल्तनत के हुक्मरान के तौर पर महफूज किया था। अब ओरुक एम्पायर पर ब्लैक वाटर की गिरफ्त मजबूत करने के लिए वो जाती तौर पर गिल्ड की तरक्की की निगरानी करने पहुंची थी। वो जीरो विंग को निशाना बनाने के मंसूबे की भी जिम्मेदार थी। बहुत खूब। तो फिर क्या यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि हमें जीरो विंग की प्रमोशन के बारे में हकीकत सामने आने के बाद ही क्यों मालूम हुआ? ज़्वानवो चीशा ने नरमी से पूछा जब इसने अपने सामने मौजूद लोगों पर नजर दौड़ाई। चैप्टर 1857 एयरपोर्ट। पुरसुकून मीटिंग रूम के अंदर का माहौल ज़्वानवो चीशा के सवाल पर मजीद कशीदा हो गया। कुछ देर तक खामोशी छाए रहने के बाद एक नौजवान जो लेवल 56 का 2 सीसन था खड़ा हुआ। वाइस गिल्ड लीडर, मेरे मातहतों ने अपना काम ठीक से नहीं किया और वो जीरो विंग की कार्रवाइयों को बरवक्त नोटिस करने में नाकाम रहे। इसके बाद मैं उनका तबादला कर दूंगा। नहीं, मैं इन्हें फौरन निकाल बाहर करूंगा, इसी सुन नौजवान ने घबराहट के आलम में कहा। ब्लैक वाटर को नाअहल लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जब वहां मौजूद सब लोगों ने इंटेलिजेंस टीम लीडर का फैसला सुना तो उन्होंने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की और न ही उन्हें इस पर कोई हैरत हुई। आखिरकार उनके सामने मौजूद वाइस गिल्ड लीडर अपने अफाल में इंतहाई जालिम थी। मजीद ये कि इसका जुल्म सिर्फ इसके दुश्मनों तक महदूद नहीं था बल्कि इसके इत्तेहादियों तक भी फैला हुआ था। ज़्वानवो चीशा अपने मातहतों की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करती थी। जो मातहत गलती करता इसे खौफनाक नताइज भुगतने पड़ते थे। मजीद बरा, जीरो विंग का 4 स्टार गिल्ड में प्रमोट होना एक बहुत बड़ा वाकया था। फिर भी जीरो विंग की जासूसी करने वाली इंटेलिजेंस टीम इसकी कोई भनक पाने में नाकाम रही थी। बहुत खूब। ज़्वानवो चीशा मुस्कुराई और तालियां बजाते हुए इसी सुन नौजवान की तरफ बढ़ी। इस सूरत में तुम भी अब यहां से दफ हो सकते हो। ज़्वानवो चीशा के अल्फाज के बाद कमरे में मौजूद हर शख्स को एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ कि इसी सुन नौजवान को गिल्ड से निकाल दिया गया है और अब वो ब्लैक वाटर का मेंबर नहीं रहा। वाइस गिल्ड लीडर, मैं। जब इसी सुन नौजवान ने बेदखली का नोटिस देखा तो वो सदमे से ज़्वानवो चीशा की तरफ मुड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस जैसे इंतजामी ओहदेदार को इस तरह निकाल देगी। जैसे ही इसी सुन नौजवान कुछ और कहने वाला था, ज़्वानवो चीशा ने अचानक अपनी कमर से लटकती तलवार निकाली और एक गहरी जामनी रंग की कौस से इस पर वार किया। इससे पहले कि इसी सुन नौजवान कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक लम्हे बाद इसी सुन नौजवान का जिस्म जमीन पर गिर पड़ा और उसके जिस्म के पास कई हथियार और साज और सामान गिर गए। इसी सुन नौजवान के मरने के बाद इसकी लाश आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी और गहरे जामनी धुएं में तब्दील हो गई। फिर वो धुआं ज़्वानवो चीशा की तलवार में जज्ब हो गया। कमरे के अंदर मौजूद हर शख्स जामनी धुएं से आने वाली दर्दनाक चीखें हल्की हल्की सुन सकता था। अचानक पूरे कमरे में खौफ फैल गया। वहां मौजूद हर शख्स ने हक्का बक्का होकर ज़्वानवो चीशा की तरफ देखा। वो इसी सुन नौजवान जिसका नाम ग्रे ब्लेड था और एम्पायर ब्रांच गिल्ड की मैन फोर्स का वाइस कमांडर था। इसके साथ ही वो ब्रांच गिल्ड के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सरबराह भी था। अपने आला ओहदे के बावजूद ज़्वानवो चीशा ने इसे महज चंद अल्फाज के बाद निकाल दिया था। उसने ग्रे ब्लेड को बगैर किसी हिचकिचाहट के जान से भी मार दिया था। इस सूरत-ए-हाल ने सबके दिलों में एक बेमिसाल खौफ पैदा कर दिया। वो बता सकते थे कि ग्रे ब्लेड की मौत कोई आम मौत नहीं थी।
बसूरत दीगर इसी सुन नौजवान अपने जेरे इस्तेमाल आधे से ज्यादा हथियार और साज व सामान न गिराता और ऐसी रूफरसा चीखें न निकालता। यकीनी तौर पर उसका सिर्फ एक लेवल भी कम नहीं हुआ था। एक बार जब ग्रे ब्लेड दोबारा जिंदा होता तो उसका अकाउंट गालिबन तबाह हो चुका होता। जुआनवा चीशा के अपनी चमकती हुई जामनी तलवार को म्यान में रखने के बाद मीटिंग रूम के अंदर किसी में भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। सब ने महज अपने सर झुका लिए और अपनी नजरें फर्श पर जमा ले। वो अगला ग्रे ब्लेड बनने से बेहद खौफजदा थे। सुनो सकार, अब से तुम इसका काम संभालोगे। मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, ठीक है? जुआनवा चीशा ने कमरे के दरवाजे के पास खड़े एक लिबादा ओढ़े हुए और दुबले पतले लेवल 56-2 बरजरकर की तरफ देखते हुए कहा। वाइस गिल्ड लीडर, बरा करम बेफिक्र रहे। मेरी क़यादत में हेवनली ईगल लीजन यकीनन आपको मायूस नहीं करेगी। सुनो सकार, कहलाने वाले बरजरकर ने अपने सिया लिबादे का हुड नीचे करते हुए एहतराम से कहा। सुनो सकार का नाम सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स खुद ब खुद बरजरकर को देखने के लिए मुड़ा। जब उन्होंने इस शख्स की शक्ल देखी तो वो सदमे से मुंह खोले रह गए। सुनो सकार, क्या वो सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड पिजलिड स्टार का नंबर 1 बरजरकर नहीं है? फॉलिंग फायर भी सुनो सकार को देखकर हैरान रह गया। वहां मौजूद कोई भी शख्स उस नाम से नावाकिफ नहीं था। पिजलिड स्टार एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड था जिसने आयरन एम्पायर पर ब्लैक वाटर का मुकाबला किया था। दरी असना पिजलिड स्टार की अफवाज में सुनो सकार नामी बरजरकर ने ब्लैक वाटर को काफी दरनसर दिया था। फिर भी अब सुनो सकार ने दर हकीकत ब्लैक वाटर में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मजीद ये कि वो जुआनवा चीशा के बरा रास्त मातहतों में से एक बन गया था। ये इंकिशाफ वाकई बहुत चौंका देने वाला था। चूंकि जीरो विंग 4 स्टार गिल्ड के फवाइद को इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ थका देने वाली जंग लड़ने का इरादा रखता है तो चलो उनके साथ खेलते हैं। जुआनवा चीशा ने मीटिंग टेबल के बीच में रखे और एम्पायर के नक्शे पर नजर डालते हुए कहा। जब इसने सिल्वर विंग सिटी के अर्द गिर्द के इलाके को देखा तो उसके होंठों के किनारे हल्के से मुस्कुरा उठे। आयरन एम्पायर हाल ही में बहुत बोरिंग हो गई है, अब वहां कोई दुश्मन बाकी नहीं रहा। उम्मीद है जीरो विंग मेरे लिए कुछ तफरी का सामान ला सकेगा। दरी असना व्हाइट रिवर सिटी में जीरो विंग की रहाइशगाह के अंदर माहौल इंतहाई जानदार था। जीरो विंग के 4 स्टार गिल्ड में प्रमोट होने की वजह से व्हाइट रिवर सिटी में गिल्ड की रहाइशगाह 4 स्टार रहाइशगाह में अपग्रेड हो गई थी। नई गिल्ड रहाइशगाह पहले से कहीं ज्यादा शानदार थी। गिल्ड हॉल अब एक 9 मंजिला वसी व अरीज इमारत बन चुका था। न सिर्फ मजीद प्राइवेट रूम्स दस्तयाब थे बल्कि पहली मंजिल की लॉबी में भी नुमायां तब्दीलियां आई थीं। अब हाई रैंकिंग कोट्स जारी करने वाले काउंटर के अलावा लॉबी के अंदर एडवेंचरर्स एसोसिएशन के जेर इंतजाम एक काउंटर भी मौजूद था। ये काउंटर खिलाड़ियों को ऐसी हाई रैंकिंग कोर्स लेने की इजाजत देता था जो आमतौर पर उनकी पहुंच से बाहर होती थी। दरी असना ये कोस्ट 2 के खिलाड़ियों को न सिर्फ एडवेंचरर्स एसोसिएशन में अपनी साख तेजी से बढ़ाने में मदद दे सकती थी बल्कि उन्हें बेतहाशा एक्सपी और मुआवजा भी हासिल करने का मौका फराहम करती थी। गिल्ड लीडर, अब तक गिल्ड टेस्ट के लिए दरखास्त दहनगान की तादाद में 50% इजाफा हुआ है। हमारे गिल्ड के बहुत से माहिरीन ने लेवल 50 के टीम डंजन्स पर रेड करने के लिए एलिट मेंबर्स के साथ टीमें बनाना भी शुरू कर दी है। मुझे यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं जब हमारे गिल्ड के एलिट्स के पास लेवल 50 का सकट सिल्वर इक्विपमेंट भी होगा। आबदा गाल ने जोशो खरूश से रिपोर्ट दी। फिर हम बड़ी तादाद में अच्छी तरह से लैस एलिट और माहिर मेंबरान को सिल्वर विंग टाउन भेज सकेंगे और ब्लैक वाटर और उन डार्क प्लेयर्स को दिखा सकेंगे कि असल बास कौन है। अगरचे मैन स्ट्रीम खिलाड़ी पहले ही लेवल 50 तक पहुंच चुके थे लेकिन लेवल 50 के हथियारों और साज व सामान के ड्रॉप रेट में तेजी से कमी की वजह से खिलाड़ी इस वक्त खास तौर पर अच्छी तरह से लैस नहीं थे। एलिट खिलाड़ियों को तो छोड़ी, यहां तक कि लेवल 50 से ऊपर के माहिर खिलाड़ियों के पास भी इस वक्त लेवल 50 के सकट सिल्वर इक्विपमेंट के सिर्फ चंद टुकड़े मौजूद थे। बहुत खूब। चूंकि गिल्ड में बहुत से लोग लेवल 50 के टीम डंजन्स पर रेड करना चाहते हैं तो उन्हें उन टीम डंजन्स पर रेड करने को तरजीह देने दें। सैफ अली ने स्टारमोन किंगडम में चंद लेवल 50 के टीम डंजन्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगरचे इन टीम डंजन्स से बेहतरीन हथियार, साज व सामान और मवाद ड्रॉप नहीं होता था लेकिन ये फायर एसेंस स्टोन्स, आइस क्रिस्टल वाटर और टाइटन और के जराए थे। ये तीनों मवाद इंतहाई नायाब थे और उन्हें मार्केट से हासिल करना बहुत मुश्किल था।
ताहम ये हील टैंक के लिए जरूरी अहम मवाद भी थे। फी अलहाल जीरो विंग के 4 स्टार गिल्ड में प्रमोट होने की वजह से गिल्ड की शोहरत आसमान को छू रही थी और गिल्ड की तरक्की के इम्कानात में नुमाया इजाफा हुआ था। ताहम इस तब्दीली के नतीजे में गिल्ड ने कई सुपर पावर्स की तवज्जो भी हासिल कर ली थी। असल में उसने बराह रास्त सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस का कंट्रोल संभालने का मंसूबा बनाया था। ताहम अगर वो अब ऐसा करता तो उसके नताइज इंतहाई संगीन होते। कले की लालच में मुब्तला मुख्तलिफ सुपर पावर्स यकीनी तौर पर इस मामले पर पागल हो जाती, लिहाजा इस वक्त उसे सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस का कंट्रोल संभालने की नहीं बल्कि गिल्ड की जंगी ताकत को बढ़ाने की जरूरत थी। दरी असना ऐसा करने का सबसे आसान तरीका गिल्ड के जंगी हथियारों के जखीरे को बढ़ाना था। उस वक्त इसके पास 2 नए जंगी हथियार थे जो वो बना सकता था। एक गार्डियन पपेट था जबकि दूसरा हील टैंक था। उसने अभी फिलासफर्स हैंड हासिल किया था और मिलनक कोलुक समाई को काबिले एतमाद एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों का इंतखाब करने में कुछ वक्त लगेगा। इन एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को मास्टर्स के दर्जे तक पहुंचाने में भी काफी वक्त दरकार होगा। गार्डियन पपेट की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा मास्टर्स की जरूरत थी। सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस का कंट्रोल संभालने के लिए बाकी मानदा वक्त के अंदर जरूरी मास्टर्स को तैयार करना कतई तौर पर मुमकिन नहीं था। लिहाजा इसके पास वाहिद ऑप्शन हील टैंक ही बचा था। काफी तादाद में हील टैंक्स के साथ अगरचे ये जीरो विंग के मेंबरान को और एम्पायर में बिला मुकाबला घूमने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस का दिफा करना कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं समझ गई। मैं अपने गिल्ड मेंबरान से कहूंगी कि वो इन डंजन्स पर रीड करने पर तवज्जो दें, आबदा गाल ने सर हिलाते हुए कहा। फिर इसने जरूरी इंतजामात करना शुरू कर दिए। दरी असना सैफ अली काम तफवीज करने के बाद व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हाल गया और स्टारमोन सिटी टेलीपोर्ट हो गया, फिर दारुल हुकूमत के सिटी हाल की तरफ रवाना हुआ। लॉर्ड प्रोटेक्टर, आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इमारत में दाखिल होते ही एक एनपीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने सैफ अली का इस्तकबाल किया। हेलो, मैं सिल्वर विंग टाउन में स्टारमोन सिटी से मुंसलिक एक एयरपोर्ट तामीर करना चाहता हूँ। ये रहा मेरे एयरपोर्ट का तामीराती सर्टिफिकेट। सैफ अली ने अपने बैग से एक कदीम पारिचमिनट निकालते हुए जवाब दिया। चैप्टर 1858 मीडियम एयरशिप। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने एयरपोर्ट बिल्डिंग ऑर्डर की असलियत की तस्दीक करने के बाद सैफ अली के इंतखाब के लिए एयरपोर्ट डिजाइन्स की एक फहरिस्त पेश की। दीगर एडवांस्ड कंस्ट्रक्शंस के बरक्स खिलाड़ियों को एयरपोर्ट तामीर करने के लिए सिर्फ एक एयरपोर्ट बिल्डिंग ऑर्डर की जरूरत थी। एयरपोर्ट का साइज खिलाड़ी के बजट पर मुनहसिर होगा। खिलाड़ियों के पास इंतखाब के लिए 3 साइज थे, छोटा, दरमियाना और बड़ा। एयरपोर्ट जितना बड़ा होगा इसमें इतने ही ज्यादा एयरशिप डॉक्स होंगे। मजीद ये कि सिस्टम आला मयार की एयरशिप्स मुख्तस करेगा। कितना महंगा है? जब सैफ अली ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की कीमतों का जायजा लिया तो उसे खुद पर एक गरीब कंगले होने का एहसास हुआ। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की फराहम करदा फहरिस्त में सबसे सस्ते एयरपोर्ट की तामीर पर 50,000 गोल्ड लागत आती थी, जबकि सबसे महंगे छोटे एयरपोर्ट की कीमत 1,50,000 गोल्ड थी। ये बताने की जरूरत नहीं कि दरमियाने और बड़े एयरपोर्ट्स की कीमत इससे भी ज्यादा थी। अगरचे वो एक छोटा एयरपोर्ट तामीर करने की कम अज कम कीमत जानता था, लेकिन इसे दस्तयाब सबसे सस्ते और सबसे महंगे छोटे एयरपोर्ट्स के दरमियान कीमतों में इतने बड़े फर्क की तवक्को नहीं थी। यकीनन सबसे महंगा छोटा एयरपोर्ट हर एक सके के काबिल था। 50,000 गोल्ड वाला एयरपोर्ट 1,50,000 गोल्ड वाले ऑप्शन के सामने खस्ता हाल लग रहा था। 50,000 गोल्ड वाले एयरपोर्ट में सिर्फ 4 छोटे डॉक्स थे जो सिर्फ आम छोटी एयरशिप्स के लिए दस्तयाब थे। 1,50,000 गोल्ड वाले ऑप्शन में 6 छोटे डॉक्स थे और उन 6 में समाल ब्रोंज एयरशिप्स मौजूद थीं। समाल ब्रोंज एयरशिप्स न सिर्फ आम छोटी एयरशिप्स से 30% तेज थीं, बल्कि उनकी लोड कैपेसिटी भी 50% ज्यादा थी। एक समाल ब्रोंज एयरशिप जो मुनाफा कमा सकती थी वो एक आम छोटी एयरशिप से दुगने से भी ज्यादा था। ताहम इससे कब्ल अदा की गई प्रमोशन फीस की कटौती के बाद उसके पास सिर्फ 90,000 गोल्ड से कुछ ज्यादा रकम बची थी। जाहिर है कि इस वक्त दस्तयाब बेहतरीन छोटा एयरपोर्ट तामीर करना मुमकिन नहीं था। मजीद बरान अगर वो सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस का एडवांस्ड मैनेजर बनना चाहता था तो उसे मजीद 60,000 गोल्ड खर्च करने की जरूरत थी।
सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस के लिए 60,000 गोल्ड अदा करने में उसके पास अभी भी 2 दिन बाकी थे। अगरचे वो गिल्ड के जेरे कंट्रोल इलाकों और आइस क्रिस्टल वर्ल्ड से नायाब मवाद बेचकर बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन कल मुनाफा के साथ इसके पास बमुश्किल सबसे सस्ते एयरपोर्ट और सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस की मतलूबा फीस के लिए काफी रकम होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरे पास भी अलहाल सबसे सस्ते ऑप्शन के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं है, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो एक बेहतर एयरपोर्ट दोबारा तामीर कर लूंगा। फहरिस्त पढ़ते हुए सैफ अली अपनी आह को ना रोक सका। जब तक खिलाड़ी किसी कस्बे में एयरपोर्ट बनाने के अहल थे, वो जिस किस्म का एयरपोर्ट चाहते बना सकते थे। ताहम एक बार जब एयरपोर्ट तामीर हो जाता तो उसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता था। अगर खिलाड़ी अपने छोटे एयरपोर्ट से मुतमईन नहीं थे और एक दरमियाना एयरपोर्ट तामीर करना चाहते थे, तो उन्हें मौजूदा तामीर को हटाना पड़ता और मतलूबा एयरपोर्ट को शुरू से बनाना पड़ता। दूसरे अल्फाज में, खिलाड़ियों को कीमत के फर्क के बजाय दरमियाने एयरपोर्ट की पूरी कीमत अदा करनी पड़ती। यही वजह थी कि सपर गिल्ड्स भी अपने एयरपोर्ट्स को यूं ही वसत देने की हिम्मत नहीं करते थे। लॉर्ड प्रोटेक्टर, चूंकि अब स्टारमोन किंगडम में एयरपोर्ट तामीर करने वाले पहले आसमान के मंजूर नजर फर्द हैं, इसलिए हमारे पास 2 इजाफी छोटे एयरपोर्ट मॉडल्स और एक दरमियाने एयरपोर्ट का मॉडल है जो हम पेश कर सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप उन्हें देखने में दिलचस्पी रखते हैं? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने गहरी सोच में गुम सैफ अली की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे देखने दें। जब सैफ अली ने एनपीसी की पेशकश सुनी तो उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। ये इजाफी सिफारिश एक बोनस इनाम के मुतरादिफ थी। फितरी तौर पर वो इस मुमकिना मौका को नजरअंदाज नहीं करेगा। फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने दूसरी फहरिस्त निकाली और इसे सैफ अली के हवाले कर दिया। अगरचे फहरिस्त में सिर्फ एक सफ़ा था जिसमें एयरपोर्ट की सिर्फ 3 अक़साम दर्ज थी, लेकिन तफसीलात ने पूरे सफ़े को घेर रखा था। तफसीलात के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में सादा तारुफ शामिल था, जबकि कवायद व ज़वाबित ने सफ़े का ज्यादातर हिस्सा घेर रखा था। मॉडल 024 छोटा एयरपोर्ट, कीमत 1,50,000 गोल्ड। इसमें 5 छोटे डॉक्स हैं, हर एक स्मॉल ब्रोंज एयरशिप से लैस है। इसमें एक दरमियाना डॉक है जो मीडियम ब्रोंज एयरशिप से लैस है। किस्तों का मंसूबा 60,000 गोल्ड की डाउन पेमेंट और 1 माह के अंदर मजीद 2 लाख गोल्ड अदा करें। अगर इस वक्त के अंदर अदायगी मुकम्मल नहीं होती है तो एयरपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। मॉडल 039 छोटा एयरपोर्ट, कीमत 1,80,000 गोल्ड। इसमें 6 छोटे डॉक्स हैं, हर एक स्मॉल ब्रोंज एयरशिप से लैस है। इसमें एक दरमियाना डॉक है जो मीडियम ब्रोंज एयरशिप से लैस है। किस्तों का मंसूबा 80,000 गोल्ड की डाउन पेमेंट और 1 माह के अंदर मजीद 2,40,000 गोल्ड अदा करें। अगर इस वक्त के अंदर अदायगी मुकम्मल नहीं होती है तो एयरपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। सैफ अली इन दोनों मॉडल्स की कशिश को नजरअंदाज नहीं कर सका। वो न सिर्फ किस्तों में अदायगी कर सकता था, बल्कि छोटे एयरपोर्ट्स में एक दरमियाना डॉक और एक मीडियम ब्रोंज एयरशिप भी मौजूद थी। आमतौर पर यह फायदा सिर्फ दरमियाने एयरपोर्ट्स के साथ शामिल होता था। एक मीडियम एयरशिप सिर्फ छोटी एयरशिप से बड़ी नहीं थी, बल्कि ये एनपीसी ताजिरों को बड़े और खास कार्गो की नकलो हमल की भी इजाजत देती थी जिसे छोटी एयरशिप्स नहीं संभाल सकती थी। जहां तक एनपीसी के तजवीज करदा दरमियाने एयरपोर्ट का ताल्लुक है, सैफ अली ने इसे फितरी तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। 5 लाख गोल्ड इस ऑप्शन को छोड़ने के लिए काफी से ज्यादा बड़ी वजह थी। लॉर्ड प्रोटेक्टर, क्या आप फहरिस्त में दिए गए एयरपोर्ट से मुतमईन हैं? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने पूछा। अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे, आपके पास फंड्स की कमी है, तो हम उन तीनों ऑप्शंस को आपके लिए 3 दिन तक रिजर्व कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं। मैं मॉडल 024 का इंतखाब करूंगा, सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा। वो यकीनी तौर पर दरमियाने एयरपोर्ट का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वो खुद को दिवालिया ही क्यों ना कर ले। जहां तक मॉडल 039 का ताल्लुक है, अगर वो कर सकता तो उसे ही चुनता। आखिरकार एक इजाफी छोटे डॉक और स्मॉल ब्रोंज एयरशिप के लिए इसकी कीमत सिर्फ 30,000 गोल्ड इजाफी थी। अगर वो किस्तों का मंसूबा चुनता तो कल 60,000 गोल्ड। ताहम अगर वो 80,000 की डाउन पेमेंट अदा कर देता तो उसे सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस पर दावा करने के लिए दरकार 60,000 गोल्ड जमा करने में बहुत मुश्किल पेश आती। इसलिए उसने मॉडल 024 का इंतखाब किया था।
अगरचे एक महीने के अंदर बकिया 2 लाख गोल्ड अदा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जीरो विंग की मौजूदा तरक्की की रफ्तार के साथ ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं था। मजीद बरा एक इजाफी दरमियाने डाक और मीडियम बरोन्स एयरशिप के साथ इसका एयरपोर्ट मुमकिना तौर पर इतनी आमदनी पैदा करेगा जो उसके कर्ज के एक अहम हिस्से को पूरा कर सके। इसके अलावा एयरपोर्ट की तामीर से सिल्वर विंग टाउन की दीगर सहूलियात से होने वाली आमदनी में भी इजाफा होगा। लॉर्ड प्रोटेक्टर अपने जो मॉडल 024 मुंतखब किया है, इसकी कीमत 1,50,000 गोल्ड बनती है। क्या आप यकमुश्त अदायगी करना चाहेंगे या किस्तों में अदा करेंगे? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने एहतराम से पूछा। मैं किस्तों में अदा करूंगा, सैफ अली ने कहा। फिर इसने अपने बैग से 60,000 गोल्ड निकाले, जिसके बाद उसके पास 30,000 गोल्ड से कुछ ही ज्यादा रकम बची। ठीक है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने अदायगी की तस्दीक करने के बाद वजाहत की, मुझे 60,000 गोल्ड मौसूल हो गए हैं। मैं जल्द ही तामीर शुरू करने के लिए लोगों को सिल्वर विंग टाउन भेजूंगा। एयरपोर्ट को मुकम्मल होने में 2 कुदरती दिन लगेंगे। अगर आप चाहें तो 6,000 गोल्ड इजाफी अदा करके तामीर का वक्त 1 कुदरती दिन तक कम कर सकते हैं। बस उसे मामूल के मुताबिक तामीर करें, सैफ अली ने जवाब दिया। एयरपोर्ट की तामीर में काफी वक्त दरकार होता है, जो वो जानता था। यही वजह थी कि इसने अभी एयरपोर्ट तामीर करने का इंतखाब किया था। अगर वो शेड्यूल से 1 दिन पहले एयरपोर्ट मुकम्मल कर लेता तो उसका फायदे से ज्यादा नुकसान होता। एयरपोर्ट के इंतखाब से फारिग होने के बाद सैफ अली वाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में वापस आ गया। इसे कोला और अल्यूरंग समर का लेवल बढ़ाने में मदद करने का अपना असल मंसूबा एक तरफ रखना पड़ा और उसके बजाय इन दोनों की 6 रुकनी पार्टी बनने के बाद उन्हें स्टारमोन किंगडम के करीब एक न्यूट्रल मैप बीसलो हिल्स भेज दिया। बीसलो हिल्स लेवल 70 का एक न्यूट्रल मैप था और उनडेड का घर था। अगरचे वहां के मोनेस्टर्स तकरीबन इतने ही ताकतवर थे जितने फुलियम डैमनस वैली के मोनेस्टर्स, लेकिन पार्टी को वादी की निस्बत बहुत कम खतरे का सामना करना पड़ेगा। मजीद ये कि इनडेड की HP आम तौर पर औसत से कम होती थी। कोला के मौजूदा साज और सामान के साथ वो इलाके में इनडेड फौज का मुकाबला करने के काबिल होगा। इसके पार्टी के 5 मेंबरान को महज होली लाइट पोशनस इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, जिससे उनके हमले लाइट टाइप में तब्दील हो जाएंगे। लाइट टाइप हमले इनडेड को दुगना नुकसान पहुंचाते थे, जिससे पार्टी की ग्राइंडिंग की रफ्तार में नुमाया इजाफा होगा। माजी में स्टारमोन किंगडम के बहुत से बड़े गिल्ड्स ने नए कम लेवल वाले मेंबरान को पावर लेवल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया था। उसका वाहिद नुकसान ये था कि इनडेड मोनेस्टर्स बहुत गरीब थे। कई सौ इनडेड की फौज को मारने के बाद भी कोई इतना पैसा नहीं कमा पाता था कि एक होली लाइट वॉशिंग की कीमत भी पूरी कर सके। कोला और अल्यूरंग समर की लीवलिंग के लिए जरूरी इंतजामात करने के बाद सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में अपने स्पेशल फॉर जंग रूम में वापस आ गया। फिर इसने अपने बैग से सब क्लास डार्क गोल्ड डिजाइन निकाला। जब सैफ अली ने अपने सामने मौजूद खाली पारिचमिनेट को देखा तो उसकी आंखों में बेताबी चमक उठी। फिर इसने अपने बैग से हील टैंक डिजाइन निकाला। हील टैंक के मुख्तलिफ अज्जा तैयार करने के लिए मुतअद्दिद सब क्लासेस की जरूरत थी। फॉर्जर सब क्लास उनमें से सिर्फ एक थी। इन हिस्सों में से जो फॉर्जर सब क्लास को तैयार करने थे, सबसे अहम पावर सोर्स और मजबूत बैरूनी खौल थे। एक इंटरमीडिएट टैंक के तौर पर दोनों फाइंगोल्ड रैंक के थे। अगर वो इनमें से किसी एक को डार्क गोल्ड रैंक में अपग्रेड कर सके तो ये यकीनी तौर पर मजमूई तौर पर हील टैंक को बेहतर बना देगा। इसके मौजूदा फॉर्जन के मैयार के साथ हील टैंक के पावर सोर्स और बैरूनी खौल में तरमीम करना नामुमकिन होगा। यहां तक कि एक एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर के लिए भी इस काम को मुकम्मल करने की कोई जमानत नहीं थी। ताहम इसके सामने मौजूद सब क्लास डार्क गोल्ड डिजाइन जबरदस्ती एक निचले दर्जे के डिजाइन को डार्क गोल्ड रैंक में तब्दील और अपग्रेड कर सकता था, जिससे नामुमकिन मुमकिन हो जाता। यकीनन उसने हकीकत में कभी किसी को यह कारनामा अंजाम देते हुए नहीं सुना था, इसलिए इसे यकीन नहीं था कि आया ये मुमकिन है। लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो हील टैंक कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। बैरूनी खौल को बेहतर बनाने से सिर्फ टैंक के डिफेंस और पायदारी में इजाफा होगा, लेकिन टैंक की जारहाना सलाहियतें ज्यादा अहम हैं। चिल्लू पावर सोर्स के साथ चलते हैं। कुछ देर तक अपने सामने मौजूद हील टैंक डिजाइन का जायजा लेने के बाद सैफ अली ने टैंक के पावर सोर्स को अपग्रेड करने का फैसला किया। सैफ अली ने सब क्लास डार्क गोल्ड डिजाइन को फाल किया और हील टैंक के पावर सोर्स डिजाइन को हदफ के तौर पर मुकर्रर किया।
फिर एक लोडिंग बार नमूदार हुआ क्योंकि सिस्टम ने डिजाइन का तज्जिया किया और इसमें तरमीम की। बरा करम कामयाब हो जाओ। सैफ अली ने लोडिंग बार को आहिस्ता आहिस्ता भरते हुए देखकर दिल ही दिल में दुआ की। चैप्टर 1859 बेहतर पावर सोर्स। जैसे जैसे हल्के नीले रंग का लोडिंग बार भरता गया, तज्जिया मुकम्मल होने में ज्यादा वक्त लगने लगा। एक बार जब तज्जिया 90% तक पहुंच गया तो उसके बाद के हर फीसद में 1 दर्जन सेकंड से ज्यादा का वक्त लगा। मुझे मत बताना कि ये नाकाम होने वाला है। सैफ अली लोडिंग बार को देखते हुए अपनी बढ़ती हुई घबराहट पर काबू ना पा सका। ब्लैंक सब क्लास डिजाइन्स में आमतौर पर तरमीम की कामयाबी की शरह 100% होती थी, लेकिन जहां तक वो जानता था, किसी ने कभी किसी डिजाइन के हिस्सों में तरमीम करने की कोशिश नहीं की थी। सब क्लास डिजाइन एक बार इस्तेमाल होने वाला आइटम था जो इस बात से कत नजर गायब हो जाता था कि तरमीम कामयाब हुई या नहीं। कोई भी अपनी सब क्लास को अगले रैंक में अपग्रेड करने का मौका खोने का खतरा मोल नहीं लेगा। बिलाखिर 10 मिनट से ज्यादा के बाद तरमीम मुकम्मल हो गई और सैफ अली ने सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। सिस्टम मुबारक हो, अपने हील टैंक के पावर सोर्स में तरमीम कर ली है और डार्क गोल्ड रैंक का हील टैंक पावर सोर्स डिजाइन हासिल कर लिया है। सिस्टम मुबारक हो, अपने डार्क गोल्ड रैंक का हील टैंक पावर सोर्स डिजाइन बना लिया है। जबरदस्त। सैफ अली अपने सामने खाली पारिचमिनट पर अल्फाज और खाके उभरते देखकर खुशी से निहाल हो गया। अब जबकि इसने एक नया डार्क गोल्ड आइटम बना लिया था, इसे इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर बनने के लिए सिर्फ 1 लाख फॉर्जन प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स जमा करने की जरूरत थी। जिसके बाद सैफ अली ने डार्क गोल्ड पावर सोर्स डिजाइन का मुआयना करने के लिए बेताबी से क्लिक किया। ये अपग्रेड पूरे हील टैंक में पावर सोर्स की तवानाई की मुंतकिली को बेहतर बनाएगा। इससे न सिर्फ हील टैंक की मूवमेंट स्पीड में इजाफा होगा, बल्कि ये टैंक की तोपों की ताकत को भी बढ़ा देगा। हैरत अंगेज, तरमीम के बाद ये कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। अपग्रेड शुदा पावर सोर्स का मुआयना करते हुए सैफ अली हैरान रह गया। फाइनल रैंक पर पावर सोर्स फी सेकंड 200 से 300 यूनिट तवानाई फराहम कर सकता था। ये तवानाई हील टैंक की हरकत, दिफा और हमलों को ताकत देती थी। डार्क गोल्ड रैंक में अपग्रेड होने के बाद पावर सोर्स फी सेकंड 320 से 400 यूनिट तवानाई पैदा कर सकता था। कारकर्दगी के लिहाज से पावर सोर्स में 30% से ज्यादा बेहतरी आई थी। मजीद ये कि नए पावर सोर्स की तवानाई का इखराज कहीं ज्यादा मुस्तहकम था। अब हील टैंक का डार्क गोल्ड पावर सोर्स एक एडवांस टैंक के पावर सोर्स का मुकाबला कर सकता था। अगरचे एडवांस टैंक्स के पावर सोर्सेज भी डार्क गोल्ड रैंक के होते थे, लेकिन उन्हें बनाने के लिए कहीं ज्यादा कीमती मवाद की जरूरत होती थी। दूसरी तरफ हील टैंक के तरमीम शुदा पावर सोर्स के लिए दरकार मवाद तब्दील नहीं हुआ था। बस डिजाइन को अब ज्यादा मिकदार में मवाद की जरूरत थी। यह हकीकत कि ये एक एडवांस टैंक के पावर सोर्स का मुकाबला कर सकता था, हैरत अंगेज थी। मुख्तलिफ सल्तनतें मते का मोनस्टर्स का मुकाबला करने के लिए एडवांस टैंक्स को कमांड करती थीं। ये जंगी हथियार खिलाड़ियों के लिए दस्तयाब नहीं थे। गिल्ड लीडर, मैंने ब्लैक विंग सिटी में आपकी दरखास्त करदा तमाम मवाद पहले ही इकट्ठा कर लिया है। अबियस और दीगर भी ओशीन वीविंग टाउन से वापस आ गए हैं। मिलनकुलुक समाइल ने सैफ अली के फॉर्जन रूम में दाखिल होते हुए खुशी से रिपोर्ट दी। क्या मैं उन्हें आपके पास ले आऊं? हिमम, उन्हें यहाँ भेज दो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। अब जबकि इसने तरामीम मुकम्मल कर ली थी, वो हील टैंक की तैयारी शुरू कर सकता था। टाइटन सिटी और बर्निंग अबियस की सरपरस्ती के साथ कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ने 2 मजीद मास्टर इंजीनियर्स हासिल कर लिए थे, जिससे कल तादाद 3 हो गई थी, जो हील टैंक तैयार करने के लिए कम अज कम दरकार थी। अगरचे सैफ अली अभी तक इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर नहीं था, लेकिन फिलासफर्स हैंड के साथ वो एक की तरह कारकर्दगी दिखा सकता था। इसके अलावा पावर सोर्स बनाते वक्त उसकी कामयाबी की शरह आम इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर्स की निस्बत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इसने अपग्रेड शुदा पावर सोर्स खुद बनाया था। कुछ ही देर बाद बर्निंग अबियस और 2 दीगर मास्टर इंजीनियर्स सैफ अली के स्पेशल फॉर्जन रूम में दाखिल हुए। इन तीनों खिलाड़ियों के मास्टर इंजीनियर्स के रुतबे के बावजूद उन्होंने अब भी सैफ अली को घबराहट और पुरजोश तवानाई के साथ देखा। किसी और जगह, यहाँ तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड के गिल्ड लीडर को भी मास्टर इंजीनियर्स के तौर पर उनकी शनाख्त की वजह से उनके साथ एहतराम से पेश आना पड़ता। ताहम कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के मुलाजमीन के तौर पर वो ट्रेडिंग फर्म में अपना मकाम जानते थे।
मास्टर लाइफस्टाइल खिलाड़ी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो नाकाबिले तलाफी नहीं थे। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की ताकत के साथ इसे मुस्तकबिल में मजीद मास्टर्स तैयार करने में कोई मसला नहीं होगा। वो इस बात का सबूत थे। गिल्ड लीडर, क्या आपको किसी काम के लिए हमारी जरूरत है? बर्निंग अबियस ने पूछा। मैंने आज आपको यहाँ एक आइटम तैयार करने में मेरी मदद करने के लिए बुलाया है। ताहम इससे पहले कि हम ऐसा करें, आपको राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत करने होंगे, सैफ अली ने बर्निंग अबियस के 3 रुकनी ग्रुप को बताया। अगर आप में से कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं बाद में आपकी जगह किसी और को ढूंढ लूंगा। अगर कोई मसला नहीं है तो मुआहदे मेज पर है। बर्निंग अबियस और उसके साथियों ने उलझन भरे तासुरात जाहिर किए। मास्टर इंजीनियर्स बनने से पहले उन्होंने कैंडल लाइट के कोर मेंबर कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे, जो पहले ही काफी सख्त था। मंतकी तौर पर किसी इजाफी राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगरचे ये तीनों मुतजस्सिस थे, लेकिन उन्होंने सैफ अली के पेश करदा नए मुआहदे पर दस्तखत करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। बहुत खूब, चूंकि अपने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं तो इस पर एक नजर डालें, सैफ अली ने तीनों मास्टर इंजीनियर्स के सामने हिल टैंक डिजाइन जाहिर करते हुए कहा। अगर आपको इससे कोई मसला नहीं है तो आप फौरन तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब तीनों मास्टर इंजीनियर्स ने डिजाइन देखा तो वो दंग रह गए। हैरत अंगेज, ये एक इंटरमीडिएट टैंक है। बर्निंग अबियस की आंखें जोश से चमक उठीं जब इसने हील टैंक का तारुफ पढ़ा। दूसरे 2 मास्टर इंजीनियर्स इसे देखने के बाद खुद को डिजाइन से दूर नहीं कर सके और वो हील टैंक की तैयारी पर अपनी सलाहियतों को आजमाने के सिवा कुछ नहीं चाहते थे। अगरचे उन्होंने स्पीड बूट्स बनाते हुए बहुत कुछ सीखा था, लेकिन जो इल्म उन्होंने हासिल किया था वो इस इल्म के मुकाबले में समंदर में एक कतरे के बराबर था, जो वो इस इंटरमीडिएट टैंक को तैयार करते हुए सीखेंगे। अगर वो हील टैंक की तैयारी का तरीका समझ गए तो ये उन्हें इंटरमीडिएट मास्टर्स के दर्जे तक प्रोमोट होने में भी मदद दे सकता है। गिल्ड लीडर, हमें इस डिजाइन के इंजीनियरिंग पहलुओं से कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके कुछ अज्जा के लिए एक इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर की जरूरत होगी, बर्निंग अबियस ने हिचकिचाते हुए कहा। इसकी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वो अज्जा आपको भेज दूंगा, सैफ अली ने कहा। सैफ अली के फैसलाकुन और पुरएतिमाद जवाब ने तीनों इंजीनियर्स को हैरान कर दिया। क्या गिल्ड लीडर पहले ही इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर के दर्जे पर प्रोमोट हो चुके हैं? यह ख्याल मास्टर इंजीनियर्स के जहनों में आया। वो इस बात की कोई और वजाहत नहीं सोच सकते थे कि सैफ अली मतलूबा अज्जा कैसे हासिल करेगा। एक इंटरमीडिएट मास्टर, वो एक तवील जिदोजहद के बाद ही बेसिक मास्टर्स बने थे और अब भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि इंटरमीडिएट मास्टर्स कैसे बनना है। वो ये भी नहीं जानते थे कि आया वो इंटरमीडिएट मास्टर रैंक तक पहुंच सकते हैं या नहीं। फिर भी सैफ अली ने अभी इशारा दिया था कि वो पहले ही ये रुतबा हासिल कर चुका है। ठीक है, अब लोग बुनियादी अज्जा पर काम शुरू करें। मैं जल्द ही फॉर्जन के अज्जा भिजवा दूंगा। फितरी तौर पर सैफ अली जानता था कि ये तीनों क्या सोच रहे, लेकिन इसने उनके मफरूजों की तरदीद करने की जहमत नहीं की। अगरचे वो बाज़ाब्ता तौर पर एक इंटरमीडिएट मास्टर नहीं था, लेकिन वो ये बनने से ज्यादा दौर भी नहीं था। आखिरकार इसके पास सिर्फ काफी प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स की कमी थी। वो आइटम्स बनाने में वक्त लगाकर आसानी से इस मसले को हल कर सकता था। जिसके बाद बर्निंग अबियस और दीगर एक और स्पेशल वर्कशॉप में गए और जरूरी बुनियादी अज्जा तैयार करना शुरू कर दिए। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, उसने फिलासफर्स हैंड के फिलासफर्स सिविल को फाल किया। फिर इसने टाइटन और दीगर मुख्तलिफ मवाद को रिफाइन करना शुरू किया जो मीलनकुलुक समाइल ने पहुंचाए थे। मुसलसल 8 घंटे के काम के बाद सैफ अली ने बिलाखिर हील टैंक के तमाम फोर्जेड अज्जा तैयार कर लिए थे। अगरचे वो कई बार नाकाम हुआ था और उसने बहुत सा मवाद ज़ाय किया था, लेकिन ये नुकसानात उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक थे। बर्निंग अबियस और उसके इंजीनियर्स ने अपना हिस्सा बहुत पहले मुकम्मल कर लिया था और एक बार जब उन्हें फोर्जेड अज्जा मिल गए तो तीनों ने एहतियात से इन सब को जोड़ना शुरू कर दिया। जब सैफ अली ने तीनों मास्टर इंजीनियर्स को इनफरादी अज्जा को जोड़ते और उन्हें एक मुकम्मल टैंक में तब्दील करते देखा तो वो अपने बढ़ते हुए जोश पर काबू ना पा सका। हील टैंक गहरे सुर्ख रंग का था और हकीकी दुनिया के टैंक से 4 गना बड़ा था। हील टैंक ने किसी देवहकल सोते हुए दरिंदे की तरह स्पेशल फॉर्जन रूम का तकरीबन आधा हिस्सा घेर लिया था। गिल्ड लीडर, ये कामयाब हो गया। हमने तमाम अज्जा को कामयाबी से जोड़ दिया है,
बर्निंग अबियस ने आखिरी टुकड़ा डालते हुए और सिस्टम से नोटिफिकेशन मौसूल होने पर खुशी से चिल्लाते हुए कहा। चैप्टर 1860 नया हील टैंक। बर्निंग अबियस की खुशी भरी आवाज कुशादा और बिखरी हुई स्पेशल वर्कशॉप के अंदर गूंज उठी। जब दूसरे दो मास्टर इंजीनियर्स ने अपने सामने सर्द गहरे सिया हील टैंक को देखा तो वो भी पुरजोश हुए बगैर न रह सके। हील टैंक के साजों के तौर पर वो बहुत वाज़े तौर पर जानते थे कि ये कितना हैरत अंगेज था। हील टैंक का आर्मर टाइटन और से बना था, जो एक बेमिसाल हद तक सख्त मवाद था और मौजूदा खिलाड़ियों के लिए बुनियादी तौर पर नाकाबिले तस्खीर था। अगर खिलाड़ी हील टैंक के आर्मर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे तो वो उसकी पायदारी को भी कम नहीं कर पाएंगे। हील टैंक के पावर सोर्स के खौफनाक माना आउटपुट के साथ टैंक अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ट्र-3 मोनस्टर्स को कुचलने के काबिल होगा। जहां तक ट्र-2 के खिलाड़ियों का ताल्लुक है, वो हील टैंक के सामने बेबस बच्चों से मुख्तलिफ नहीं थे। हील टैंक के जिस्म की तबाहकुन ताकत ही खिलाड़ियों के लिए काफी परेशान कुन थी। इस पर हील टैंक की फायर पावर का तो क्या ही कहना। जब उन्होंने मुस्तकबिल में हील टैंक को जंग के मैदान में उतारने के बारे में सोचा तो वो आसानी से तसव्वुर कर सकते थे कि हील टैंक की तबाहकुन ताकत उनके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देगी। वो वाकई चाहते थे कि वो हील टैंक को फौरन इस्तेमाल कर सके। बेहतरीन मुकम्मल शदा हील टैंक को देखकर सैफ अली भी थोड़ा सा पुरजोश हुए बगैर न रह सका। बर्निंग अबियस और दीगर दो सिर्फ इतना समझते थे कि हील टैंक एक बहुत ताकतवर हथियार है। ताहम वो इस बात का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे कि एक इंटरमीडिएट टैंक किस चीज की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि जब मैदानों में खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरमीडिएट टैंक इस्तेमाल किया जाता है तो वो कितना खौफनाक वजूद बन जाता है। यहाँ तक कि एक 100 रुकनी ट्र-2 माहिरीन की टीम भी मुकम्मल तौर पर लेस इंटरमीडिएट टैंक के सामने बेबस होगी। इसका सिर्फ एक ही नतीजा निकलेगा, मौत। एक इंटरमीडिएट टैंक का ताकतवर आर्मर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे ट्र-2 की स्किल्स और स्पील्स तबाह कर सके। सिर्फ ट्र-3 के हमलों में ही इंटरमीडिएट टैंक को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का इम्कान था। लिहाजा ट्र-2 के खिलाड़ियों के लिए एक इंटरमीडिएट टैंक का मुकाबला करना किसी नाकाबिले शिकस्त मोन्स्टर पर रेड करने के मुतरादिफ होगा। ताहम ट्र-2 और इससे नीचे के हमलों से इस्तिस्ना अब भी एक इंटरमीडिएट टैंक का सबसे हैरत अंगेज पहलू नहीं था। एक इंटरमीडिएट टैंक के बारे में अहम तफसील उसकी रफ्तार और ताकत थी। अगर किसी के पास इंटरमीडिएट टैंक हो तो वो बुनियादी तौर पर बिला रोक टोक हरकत कर सकता था, जब तक कि इसका सामना ट्र-3 या इससे ऊपर के खिलाड़ियों और मोनस्टर्स जंगी हथियार रखने वाले खिलाड़ियों से न हो। इस बात की तस्दीक करने के बाद कि तैयारी कामयाब रही, सैफ अली हील टैंक के सामने आया और उसे अपने एपिक रैंक वाले स्पेशल बैग के अंदर महफूज कर लिया। इस मंजर ने बर्निंग अबियस और उसके साथी मास्टर इंजीनियर्स को हक्का बका कर दिया। हील टैंक कोई ऐसा आइटम नहीं था जिसे मुकम्मल तौर पर किसी खिलाड़ी के बैग की जगह में महफूज किया जा सके। अगर खिलाड़ी उसे वहां महफूज करना चाहते थे तो उन्हें पहले इसे छोटे हिस्सों में अलग करना पड़ता, क्योंकि हील टैंक न सिर्फ बैग की बहुत ज्यादा स्लॉट्स घेरता था बल्कि इसका वजन भी गैर मामूली था। आमतौर पर इसे उधर उधर ले जाने के लिए कई खिलाड़ियों की जरूरत होती थी। फिलहाल मार्केट में फरोख्त होने वाला सबसे महंगा 1000 स्लॉट्स वाला बैग भी हील टैंक का सिर्फ 10वां हिस्सा ही रख सकता था। अगर कोई पूरे हील टैंक को एक ही बैग में महफूज करना चाहता था तो इस बैग की गुंजाइश 10,000 स्लॉट्स होनी चाहिए। ताहम ये अब भी सबसे अहम नुक्ता नहीं था। फैसला कुन उनसर उसका वजन था। एक हील टैंक को उठाने के लिए कम से कम 5 स्ट्रेंथ पर फोकस करने वाले ट्र-2 खिलाड़ियों की जरूरत थी। इसके बावजूद सैफ अली ने दर हकीकत पूरा हील टैंक अकेले ही महफूज कर लिया था। बर्निंग अबियस और दीगर दो जो नहीं जानते थे वो ये था कि गॉड्स डोमेन में एपिक रैंक वाले स्पेशल बैग्स मौजूद थे। मिसाल के तौर पर सैफ अली के स्पेशल बैग को ही ले लें। ये न सिर्फ 12,000 स्लॉट्स के बराबर आइटम्स को महफूज कर सकता था, बल्कि इसमें एक बुलेट इन वेयर हाउस भी था जो नानिम स्पेस आइटम्स को महफूज करने की इजाजत देता था। इसके अलावा स्पेशल बैग के अंदर महफूज किए गए आइटम्स खिलाड़ियों के बोझ में इजाफा नहीं करते थे। लिहाजा सैफ अली बगैर किसी मसले के हील टैंक को महफूज करने के काबिल था। हील टैंक को जमा करने के बाद सैफ अली को उसके एट्रीब्यूट्स का मुआयना करना था। चूंकि हील टैंक एक जंगी हथियार था, इसलिए बैरूनी दुनिया में मौजूद होने के दौरान उसके एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना नहीं किया जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा उसका मुआयना करते वक्त कोई सिर्फ इसका नाम ही देख सकता था।
इसे बैग की जगह में महफूज करने के बाद ही कोई इसका मुआयना कर सकता था। हील टैंक, ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 20 अफराद, मूवमेंट स्पीड में 210% इजाफा करता है, अपरेक्ट 2 की दिफाई सलाहियतों का हामिल है, पायदारी 400/400 इजाफी स्कल 1, मैजिक शील्ड 1-3 का जादुई बैरियर बनाता है जो 24 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा 30 लाख गुंज जज्ब कर सकता है। हर इस्तेमाल पर 18 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते हैं। कूल डाउन 10 मिनट, इजाफी स्कल 2, हील कैनन 1700 गज की रेंज, 35 गज के दायरे में 3 के मयार का तबाह कुनवार करता है। हर इस्तेमाल पर 90 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते हैं। कूल डाउन 14 सेकंड, इजाफी स्कल 3, फुलियम स्पेयर्स 14 फुलियम स्पेयर्स बनाता है। हर फुलियम स्पेयर 2 के उरूज की ताकत रखता है और उसकी अटैक रेंज 150 गज है। कूल डाउन 2.7 सेकंड। इसमें इतनी ज्यादा बेहतरी आई है। सैफ अली ने हील टैंक के एट्रीब्यूट्स को देखते हुए अपनी हैरत छपाई। असल हील टैंक पहले ही इंटरमीडिएट टैंक्स में टॉप था, ताहम इसके पावर सोर्स को डार्क गोल्ड रैंक में अपग्रेड करने से इसके हर पहलू में नुमाया बेहतरी आई थी। न सिर्फ ज्यादा माना आउटफिट ने इसकी मूवमेंट स्पीड में 30% इजाफा किया, बल्कि इसने हील टैंक के आर्मर पर कंदा जादुई रंस को भी बढ़ा दिया, जिससे हील टैंक की दिफाई सलाहियतें 2 से अपर रैंक 2 तक बढ़ गईं। इसके साथ यहां तक कि 3 के हमले भी हील टैंक को बमुश्किल ही नुकसान पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा अपग्रेड शुदा पावर सोर्स ने हील टैंक की फायर पावर को भी कदरे मजबूत किया था और उसकी तवानाई की खपत को कुछ हद तक कम कर दिया था। मजमूई तौर पर हील टैंक की जंगी ताकत में कम से कम 40% बेहतरी आई थी। अगरचे ये अब भी एक एडवांस टैंक के मुकाबले का नहीं था, लेकिन ये एक आम इंटरमीडिएट टैंक से कहीं ज्यादा बरतर था। गिल्ड लीडर, अब जबकि हमने पहला हील टैंक मुकम्मल कर लिया है, क्या हम दूसरे की तैयारी शुरू कर सकते हैं? बर्निंग अबियस ने खामोश खड़े सैफ अली की तरफ देखते हुए एहतियात से पूछा। वो इस वक्त तक हील टैंक के शहर में गिरफ्तार हो चुका था। हील टैंक की तैयारी में शामिल इंजीनियरिंग की तकनीकें उन बहरी जहाजों की तैयारी की तकनीकों से बरतर थीं जो उसने अब तक बनाए थे। कोई कह सकता था कि टैंक्स उसका मौजूदा रोमांस थे। इस वक्त वो सिर्फ हील टैंक को बड़े पैमाने पर तैयार करना और उसकी तैयारी के पीछे मौजूद नजरियात पर तहकीक करना चाहता था ताकि वो मुस्तकबिल में अपना टैंक बना सके। ताहम हील टैंक तैयार करने के लिए दरकार मवाद की मिकदार महज हैरानकुन थी। सिर्फ दरकार इंजीनियरिंग का मवाद ही हासिल करना इंतहाई मुश्किल था, फॉर्जन के मवाद का तो जिक्र ही छोड़ दें। गिल्ड की इजाजत के बगैर हील टैंक कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो अपनी मर्जी से तैयार कर सके। बिल्कुल फी अलहाल अब सबको जो करने की जरूरत है वो ये है कि दस्तयाब मवाद से हील टैंक के इंजीनियरिंग अज्जा तैयार करें। अगर मवाद खत्म हो जाए तो आप मिलनक कुलुक से मजीद मांग सकते हैं। मैं भी जल्द अज जल्द फॉर्जन के अज्जा अब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। हील टैंक की ताकत देखने के बाद इसे इसकी जरूरत का और भी ज्यादा यकीन हो गया था। अगरचे मिलनक कोलुक समाइल ने बमुश्किल 3 या 4 हील टैंक्स के लिए काफी मवाद इकट्ठा किया था, जो कि कोई बड़ा काम अंजाम देने के लिए शायद ही काफी होता। इसने पहले ही जरूरी अहम मवाद इकट्ठा करने के लिए पूरे गिल्ड की ताकत को मुतहर्रिक कर दिया था। वो वक्त दूर नहीं था जब वो मजीद टाइटन और हासिल कर लेंगे। सैफ अली का हुक्म सुनकर तीनों मास्टर इंजीनियर्स और भी ज्यादा पुरजोश हो गए। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अपने अपने वर्क स्टेशंस की तरफ भागे और इंजीनियरिंग के अज्जा की तैयारी दोबारा शुरू कर दी। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, वो अपने स्पेशल फॉर्जन रूम में वापस आया और फॉर्जन के अज्जा तैयार किए। वो एयरपोर्ट की तकमील से पहले ज्यादा से ज्यादा हील टैंक्स बनाना चाहता था। इस तरह पलक झपकते ही 2 दिन गुजर गए। इस दौरान जीरो विंग के मेंबरान मुसलसल इन डंजन्स पर रेड कर रहे थे जो सैफ अली ने बताए थे, और उन्होंने बड़ी मिकदार में टाइटन और इकट्ठा कर लिया था। मिलनक कोलुक समाइल की जानिब से दीगर सल्तनतों और रियासतों से हासिल करदा दीगर नायाब मवाद को शामिल करके जो हील टैंक की तैयारी के लिए लाजमी थे, सैफ अली और दीगर मजीद 5 हील टैंक्स बनाने में कामयाब हो गए थे। अब कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के जेर जमीन वेयर हाउस के अंदर कल 6 हील टैंक्स मौजूद थे। 6 हील टैंक्स को देखकर सैफ अली को वो एक काबिले दीद नजारा लगे। इस अरसे के दौरान सैफ अली की फॉर्जन प्रोफेशंसी में भी तेजी से इजाफा हुआ था।
सिस्टम की जानिब से पहले दिए गए प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स को शामिल करके इसके पास 70,000 से ज्यादा फॉर्जन प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स जमा हो चुके थे। अब इसे बाज़ाब्ता तौर पर इंटरमीडिएट मास्टर रैंक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत थी। जैसे ही सैफ अली 7वें हील टैंक के लिए अज्जा तैयार करने पर गौर कर रहा था, इसे अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। सिस्टम, सिल्वर विंग टाउन के एयरपोर्ट की तामीर मुकम्मल हो गई है। बरा करम तामीराती काम की जांच और तौसीक करें। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।